हेलो एवरीवन, दिस इज इंद्र विक्रम। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आज के वीडियो से हम शुरू करने जा रहे हैं आपके क्लास 11 का सेकंड लास्ट चैप्टर। सेकंड लास्ट चैप्टर क्या कह रहा है आपका? डिस्प्लेसिंग इंडिजिनस पीपल। तो चैप्टर 10 यानी जो सेकंड लास्ट चैप्टर है आपका, इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में। बहुत सारी ट्राइब्स हैं जो अलग अलग एरियाज कॉन्टिनेंट्स में रह रही हैं और जो यूरोपियंस हैं अब यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और ग्रेजुअली यहाँ की एबोरिजिन्स, यहाँ के लोकल ट्राइब्स को वो डिस्प्लेस करने वाले। आपने चैप्टर 8 में जो कुछ स्टोरी पढ़ी थी वही स्टोरी यहाँ पे कंटिन्यू हो रही है, लेकिन चैप्टर 8 में सिर्फ आपने कैरिबियन आइलैंड में स्पेन और पुर्तगाल का जो एक एक्सपांशन था वो देखा था। अभी इस वाले वीडियो में या इस पूरे चैप्टर में हम नॉर्दर्न अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और बाकी जो कुछ छोटे छोटे आपके कॉन्टिनेंट्स हैं, छोटे छोटे जो एरियाज हैं, इन एरियाज में कैसे धीरे धीरे यूरोपियन सेटल्स होते चले गए और जब वो सेटल होते गए तो यहाँ के जो लोकल लोग थे, यहाँ की जो ट्राइब्स थी, इन ट्राइब्स को उन्होंने कैसे डिस्प्लेस करना शुरू कर दिया। तो शुरू करते हैं अबाउट द डिस्प्लेसिंग इंडिजिनस पीपल। देखो, इंडिजिनस से मतलब यहाँ पे आपको बहुत इजीली लगा लेनी चाहिए। जब हम बात कर रहे हैं इंडिजिनस का मतलब है लोकल, और अब आप बहुत सारे यहाँ पे टर्म्स जानोगे। जैसा अगर ऑस्ट्रेलिया है तो वाई इट इज नेम्ड ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया नाम उसका पड़ा ही कैसे। कनाडा तो उसका नाम कनाडा कैसे पड़ा, ये सारे छोटे छोटे फैक्ट्स भी आपको पता चलेंगे इसमें। तो लोकल या इन्हीं को हम एबोरिजिन्स कहते थे या इन्हीं को हम नेटिव्स कहते थे। सो दिस इज द वर्ड विच वाज एक्चुअली यूज्ड बाय द यूरोपियंस फॉर द लोकल पीपल और फॉर द इंडिजिनस पीपल, जो हजारों सालों से या ह्यूमन एवोल्यूशन के दौरान, जब ह्यूमन एवोल्यूशन हो रहा था तब अलग अलग जगह से माइग्रेट होकर इन पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट्स में आकर सेटल हो गए थे और दुनिया के बाकी सिविलाइजेशंस में इतना इंटरैक्शन नहीं था। धीरे धीरे अपने अपने सिविलाइजेशन, अपने अपने एरिया में ये फलते फूलते गए, फ्लॉरिश होते गए। और अब जब यूरोपियन सी वॉयजेस या यूरोपियन एज ऑफ डिस्कवरी का टाइम चल रहा है तो बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स डेवलप हो रहे हैं। यूरोप अलग अलग जगहों पर जाकर वहां के लोकल लोगों से मिल रहा है, ठीक है। तो उसी सीरीज में अब आप ये वीडियो देख रहे हो जिसमें आप देखोगे कि कैसे यूरोपियंस अमेरिका में जाके सेटल हो रहे हैं, कैसे कनाडा में जाके सेटल हो रहे हैं, कैसे ऑस्ट्रेलिया में जाके सेटल हो रहे हैं और वहां पर किस तरीके से जो टसल शुरू हो रही है वो कैसे लोकल लोगों को इफेक्टेड कर रही है। कहानी बहुत कुछ मिलती जुलती होने वाली है। जो आपने चैप्टर 8 में पढ़ा है उससे काफी कुछ मिलता जुलता होने वाला है। क्यों? क्योंकि एक चीज तो कॉमन है और वो कॉमन चीज ये है कि जब यूरोपियंस आएंगे तो उनका एक जो इंक्लिनेशन है दैट इज टोटली डिफरेंट। कैपिटलिस्ट नेचर, ग्रीड, और जो लोकल्स लोग रह रहे हैं इनका बिल्कुल भी इंक्लिनेशन अलग तरीके से है। कैसे अलग है? ये नेचर के साथ में अलाइन होकर रहते थे। इनके अंदर ग्रीड नहीं थी, ये किसी भी चीज को ऑब्जेक्टिफाई नहीं कर रहे थे। यानी जिन भी रिसोर्सेज के आसपास ये रहते थे उन रिसोर्सेज को ये इस तरीके से यूटिलाइज करते थे ताकि वो सस्टेनेबली बने रहे और आगे तक भी वो आसानी से उनके पास बना रहे, कभी उनको स्कार्सिटी ना हो उन चीजों की। तो एक जो ग्रीड वाला, जो एक एक्सप्लॉयटेशन वाली मेंटालिटी है वो ट्राइब्स में नहीं थी। और जैसे जैसे यूरोपियंस आएंगे तो इसी वजह से ये आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस जो हैं, उन आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से इनके बीच में टसल होगा, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे और ये कॉन्फ्लिक्ट्स जो है इसका रिजल्ट ये होगा कि जो एबोरिजिन्स है वो इतिहास के पन्नों में खोते चले गए, यानी कि उनको सब्जुगेट करना शुरू कर दिया आपके यूरोपियंस ने, है ना। क्योंकि अगर ये नहीं होता तो शायद यूरोपियंस अपने ऑक्यूपेशन को इतना आगे एक्सपांड कर ही नहीं पाते इन पर्टिकुलर एरियाज में। तो चलो जैसा मैंने कहा आपको, द चैप्टर रिकाउंट्स सम एस्पेक्ट्स ऑफ द हिस्ट्रीज ऑफ द नेटिव पीपल्स, ठीक है। यानी इस पूरे चैप्टर में आप क्या पढ़ने वाले हैं? इस पूरे चैप्टर में आप बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट, ऐसे बहुत सारे पहलुओं के बारे में पढ़ने वाले हैं जो आपको अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जो नेटिव लोग रह रहे हैं पहले से। अगर आज की डेट में आप देखते हैं ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में रहने वाले जो व्हाइट रेस के लोग हैं, दे आर नॉट एक्चुअली द नेटिव पीपल ऑफ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। ये कौन है? ये बेसिकली यूरोपियन रेस हैं, ये यूरोपियन पीपल हैं जो एक सर्टेन टाइम पर आके यहां पर सेटल हुए और धीरे धीरे लोकल लोगों को, यहाँ के नेटिव पीपल्स को उन्होंने डिस्प्लेस कर दिया वहां से। तो आज के डेट में या तो नेटिव पीपल वहां पे है ही नहीं, या फिर अगर हैं भी तो वो अननोन है, या फिर वो अपने कल्चर को किसी तरह से बचा के थोड़े बहुत अमाउंट में, थोड़े बहुत नंबर्स में वहां पर एक गुमनाम से जिंदगी जी रहे हैं। दुनिया को पता है कि हाँ इस तरीके की कोई ट्राइब है, लेकिन फिर भी वो मेन स्ट्रीम से, मेन डेवलपमेंट से, मेन सोशल एवोल्यूशन जो हो गया उससे बहुत कुछ कटे हुए हैं। क्लियर है? सो देखो, पहले मैंने यही आपको रिलेट कर दिया था। थीम 8 में आपने जो कुछ भी पढ़ा है, थीम 8 में आपने बेसिकली स्पेनिश और पोर्तुगीज ऑक्यूपेशंस के बारे में पढ़ा।
तो आपका कैरेबियन आइलैंड हो गया, सदर्न अमेरिका। सदर्न अमेरिका में याद करो इंकास, एज़टेक्स, कैरेबियन आइलैंड्स, मायान्स, है ना, अरावाक्स, इन सब के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ लिया था। कुछ ट्राइब्स बची रह गई, कुछ ट्राइब्स ऐसी थी जो अनटच्ड थी अभी, और उन ट्राइब्स को एक्सप्लोर नहीं किया गया था अभी तक। तो अब क्या है, धीरे धीरे वो सारी ट्राइब्स जो है वो एक्सप्लोर कर रहे हैं यूरोपियंस, और उनके यहां जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल हैं उन सारे रिसोर्सेस को अपने डेवलपमेंट के लिए, ब्रिटिश इकोनॉमी के लिए और यूरोप के बाकी कंट्री जो है वो अपनी अपनी इकोनॉमी के लिए यूटिलाइज करेंगे, एक्सप्लॉइट करेंगे। क्लियर है? फ्रॉम द 18th सेंचुरी more areas of southern America, Central America, North America, South Africa, Australia, New Zealand came to be settled by immigrants. आपने चैप्टर 8 में सिर्फ और सिर्फ साउथ अमेरिका के बारे में और कैरेबियन आइलैंड्स के बारे में पढ़ा था, लेकिन इस पूरे चैप्टर में आप क्या पढ़ने वाले हैं? इस पूरे चैप्टर में आप कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो अभी तक अनटच्ड रह गई। जैसे नॉर्थ अमेरिका के बारे में आपने नहीं पढ़ा था, तो अब नॉर्थ अमेरिका के बारे में आप पढ़ेंगे। ऑस्ट्रेलिया के बारे में आपने नहीं पढ़ा था, ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ेंगे। न्यूजीलैंड के बारे में आपने नहीं पढ़ा था, न्यूजीलैंड के बारे में पढ़ेंगे। न्यूजीलैंड के बारे में थोड़ी सी जानकारी मिलेगी आपको कि कैसे वहां पे सेटलर्स आए। सेटलर का मतलब जो लोग नहीं थे, सेटल होने वाले। ये वर्ड सेटल आपको ये डिनोट कर रहा है कि कोई बाहर से आ रहा है और यहां पर सेटल हो रहा है, पहले से नहीं था वो, तो उन्हीं को सेटलर कहा गया। क्लियर है? तो सेटलर्स जो है वो बाहर से आ रहे हैं, इमिग्रेंट्स, इन्हीं को आप इमिग्रेंट्स कह रहे हैं। तो यूरोप से इमिग्रेंट्स आए एंड दे गॉट सेटल्ड हियर इन दीज एरियाज। क्लियर है? चलो, दिस लेड टू मेनी ऑफ द नेटिव पीपल्स बीइंग पुश्ड आउट। देखो, अब ये वही चीज, पूरा चैप्टर का जो थीम डेडिकेटेड है वो किस चीज के ऊपर डेडिकेटेड है? इसी चीज के ऊपर डेडिकेटेड है कि नेटिव पीपल्स वर पुश्ड। ये लोकल जो लोग हैं, नेटिव लोग जो हैं, इनको इन यूरोपियन लोगों ने धीरे धीरे पुश करना शुरू कर दिया। ठीक है? पुश्ड इनटू अनदर एरियाज। तो जिस जगह पर रहते थे उस जगह से या तो वो डिस्प्लेस होकर और रिमोट एरियाज में जाते गए, या फिर वो टसल्स में, जैसे वॉर या कॉन्फ्लिक्ट्स के दौरान वो डिसअपेयर हो गए, मरते चले गए, उनकी संख्या कम होती चली गई, या फिर वो किसी और ऐसी जगह पर चले गए जहां पर उनके बारे में पता नहीं होगा। ठीक है? चलो, तो इन यूरोपियन सेटलमेंट्स को क्या कहा गया? कॉलोनीज कहा गया। तो एक तो ये एस्पेक्ट आपने देख लिया। तो इन तीन, ये जो दो लाइन है, इन दो लाइंस में बेसिकली आपके चैप्टर का आधा एस्पेक्ट कवर हो गया। और उसके बाद फिर आगे क्या शुरू होता है? आगे का जो सफर शुरू होता है उसमें ये जो नए सेटलमेंट्स थे जहां पर यूरोपियंस आए, वहां पे समझो परिवर्तन क्या हो रहा है। परिवर्तन कुछ इस तरीके से हो रहा है, परिवर्तन ऐसे हो रहा है, चेंजेस ऐसे हो रहे हैं कि यूरोप में रिक्वायरमेंट आपको बहुत अच्छे से पता है। इसके जस्ट पहले वाला चैप्टर पढ़ा आपने, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में बल्क लेवल पर प्रोडक्शन हो रहा है, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज डेवलप हो रही हैं, और मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन डेवलप हो रहे हैं। क्लियर है? और ऐसी सिचुएशन में यूरोप को ज्यादा से ज्यादा रॉ मटेरियल चाहिए था। यूरोप को ज्यादा से ज्यादा रॉ मटेरियल चाहिए था, एज वेल एज रॉ मटेरियल के साथ साथ क्या चाहिए था? मार्केट चाहिए था, जहां पर इन कमोडिटीज को, इन गुड्स को क्या किया जा सके? कंज्यूम करवाया जा सके। ठीक है? इनको सेल किया जा सके। तो अब जो एक्सप्लोरेशन है वो एक्सप्लोरेशन डबल स्पीड में चल रहा है। इंडिया जैसी कंट्रीज का कॉलोनाइजेशन हो रहा है। क्यों? इसी वजह से हो रहा है क्योंकि यूरोप की नीड्स भी चेंज हो रही थी इस जमाने में। चल, तो यूरोप में ये जो सी वॉयजेस का या एज ऑफ एक्सप्लोरेशन का दौर शुरू हो रहा है, इसमें यूरोपियंस क्या कर रहे हैं? बाहर निकले, समुद्री यात्राएं करी इन्होंने, सी वॉयजेस। समुद्री यात्राओं के दौरान क्या हुआ? नए नए कॉलोनीज या नए नए एरियाज को एक्सप्लोर किया, जिनकी हमने अभी बात करी। नॉर्थ अमेरिका, सदर्न अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ठीक है, सेंट्रल अमेरिका। तो इन सारे एरियाज को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। अब ये जो नए एरियाज एक्सप्लोर हो गए हैं, इन एरियाज में नेटिव लोग रहते थे, यहां के ट्राइबल्स रहते थे, यहां के ट्राइबल्स रहते थे। और ये ट्राइबल्स अभी तक अननोन थे दुनिया के लिए। दुनिया के बाकी लोग नहीं जानते थे, यूरोपियंस इनके बारे में नहीं जानते थे, और ना ही इन लोगों को यूरोपियंस के बारे में पता था, और ना ही इतने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बारे में पता था कि अब फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज का जमाना आ गया है। तो ये अपने एक ओल्ड जो वर्ल्ड है ना, उसी में एंजॉय थे, वही जी रहे थे। अभी यहां पे जैसे जैसे यूरोपियंस आए, जो भी रिसोर्सेस इन जगहों पे अवेलेबल थे, इन रिसोर्सेस को यूटिलाइज किया, और यहां पर सेटलमेंट करने के बाद, यहां पर सेटल होने के बाद, यहां पॉलिटिकल स्ट्रक्चर डेवलप किया।
यूरोप में शुरुआत में जो लोग आए वो सिर्फ कौन थे, वो दे वर लाइक ट्रेडर्स, वो सिर्फ व्यापारी की तरह थे। लेकिन बाद में बहुत सारे ऐसे भी लोग आए जो यूरोप के कल्चर से, यूरोप के सिविलाइजेशन से, यूरोप के जो मॉडर्नाइजेशन हो रहा था और मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ यूरोप में जो रिलीजियस परसिक्यूशन था उससे भी परेशान थे, जिसकी वजह से वो एक ऐसे एरिया में आना चाहते थे जहां पर वो फ्रीडम के साथ रह सके, इंडिपेंडेंस के साथ रह सके, जहां पर उन्हें कोई उनकी लाइफ में किसी तरह का कंट्रोल नहीं हो, क्लियर है, चेक एंड बैलेंसेस से उनकी लाइफ फ्री हो। तो बाद में बहुत सारे ट्रेडर्स के साथ में कुछ कॉमन लोग हैं, ठीक है, कुछ ग्रास रूट लेवल के लोग हैं, कुछ बहुत सामान्य टाइप के लोग हैं, जो लोग भी समुद्री यात्राओं के थ्रू यहां पर पहुंचेंगे और यहां पर सेटल होने की कोशिश करेंगे, सेटल हो भी जाएंगे इन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने के दौरान। तो ट्रेडर्स और कॉमनर्स, बड़े व्यापारी, कुछ रसूखदार लोग और कुछ कॉमन पीपल, सारे लोग यहां पे सेटल हो गए और यहां अपना एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट शुरू हो गया। शुरू में यूरोप ने ही इनको पूरी तरीके से इन एरियाज को, जहां पर ये सेटल हो रहे हैं, जिन एरियाज में, इनको कंट्रोल किया। लेकिन धीरे धीरे इन सेटलर्स ने, यहां के लोकल लोगों ने इस एरिया को अपना मानना शुरू कर दिया और अपने आप को यहां का एक तरीके से नेटिव मानना शुरू कर दिया। एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस डेवलप हो गया। ये सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस इनको फोर्स कर रहा था कि ये जो पेरेंट नेशन है, यानी जो हमारा रूलिंग कंट्री है, उसके साथ में हमारा वो रिलेशन ना हो जो एक एक्सप्लॉइटर और एक्सप्लॉइटेड का होता है। तो यहां पर यूरोप ने इन्हें अपने कॉलोनी की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया और ये लोग ये नहीं चाह रहे थे, क्योंकि कॉलोनी में हो ये रहा था कि यहां के रिसोर्सेज जो है वो यूरोप जा रहे थे। जैसे इंग्लैंड में, जैसे नॉर्थ अमेरिका की बात कर लो तो अमेरिका ले लो, अमेरिका में अमेरिकन लोगों ने यूरोप या बेसिकली यूनाइटेड किंगडम की सुप्रीमेसी के अगेंस्ट में वॉर डिक्लेयर कर दिया, जिसे हम अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं ना। तो ये लोग क्या है, ये लोग, अब देखो, द यूरोपियन इनहैबिटेंट्स ऑफ द कॉलोनीज बिकेम इंडिपेंडेंट ऑफ द यूरोपियन मदर कंट्री। तो अपनी जो मदर कंट्री है उससे ये लोग अब फ्री होना चाहते थे, क्लियर है। और इस तरीके से धीरे धीरे इन्होंने इवन वॉर तक लड़ी अपने आप को फ्री करने के लिए, अपने आप को इंडिपेंडेंट करने के लिए। और इसी फ्रीडम की वजह से अब यहां पर अलग से पॉलिटिकल स्टेट्स बनकर निकलेंगे, नए नए स्टेट्स का जन्म होगा, जैसे हम दुनिया में अमेरिका को जानते हैं। लेकिन शुरू में आपको पता है कि अमेरिका में 13 कॉलोनीज डेवलप हुई। ये कॉलोनीज बेसिकली इंडिया, आपके यूरोपियन कॉलोनीज थी, नॉट इंडिया अमेरिका। ये बेसिकली यूरोपियन कॉलोनीज थी। इसमें फ्रेंच भी थे, इसमें ब्रिटिश भी थे, इसमें जर्मन भी थे, और इस तरीके से जो छोटे छोटे ट्राइबल्स आ रहे थे अलग अलग जगहों से, यही लोग यहाँ पर सेटल होते चले गए। और सेटल होने के बाद फिर उन्होंने क्या किया, उस एरिया को एक अपने आप को बिलोंग करना शुरू कर दिया, अपनी एक अटैचमेंट डेवलप कर ली उस एरिया से, उसे अपना ही मानना शुरू कर दिया, जबकि वो बेसिकली वहां से नहीं थे। लेकिन उन्होंने ये मानना शुरू कर दिया कि अब हम यहां ही सेटल रहेंगे हमेशा, ये हमारा पर्टिकुलर एरिया है और हमारी जो मदर कंट्री है यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड, उसको यहां इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ। तो ये ऐसे ही करके और भी बहुत सारी कॉलोनीज हैं जो ग्रेजुअली क्या होंगी, धीरे धीरे यहां पर इंडिपेंडेंट होंगी, क्लियर है। 19th एंड 20th सेंचुरी में आप देखोगे कि इन जगहों पर ना सिर्फ यूरोप के लोग बल्कि एशियन कंट्री से बहुत सारे लोग माइग्रेट होंगे और यहां पर आके क्या होंगे, सेटल होना शुरू कर देंगे। आज यही रीजन है कि इन जितने देशों का आपने नाम लिया, चाहे ऑस्ट्रेलिया की बात कर लो आप, चाहे आप अमेरिका की बात कर लो आप, चाहे आप अफ्रीका की बात कर लो, इन सारे कंट्रीज में डेफिनेटली यूरोपियंस आर इन मेजॉरिटी। लेकिन क्या अमेरिका में इंडियंस नहीं है? और आप देखो अच्छे अच्छे रसूखदार पदों पर हैं और अच्छे खासे बिजनेस टाइकून्स हैं वहां पर। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि अमेरिका में जाके सिर्फ यूरोपियंस बसे, अमेरिका में जाके एशियंस भी बसे, है ना। और ऑस्ट्रेलिया की बात कर लो तो ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको यूरोपियंस मिलेंगे, यू विल गेट सम इंडियंस एज वेल, भारतीय भी वहां पर बसे हुए हैं। तो कुल मिलाकर धीरे धीरे यहां पर एशिया के लोग भी आकर बसेंगे, क्लियर है। धीरे धीरे इन यूरोपियन और एशियन ने वहां पर मेजॉरिटी गेन कर ली और इन्होंने जो नेटिव लोग हैं, इन नेटिव लोगों को इस लेवल तक पुश किया कि वो लोग क्या है, उनकी संख्या जो है वो ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स जो थे, नेटिव इनहैबिटेंट्स जो थे यहाँ के, वो काफी स्मॉल हो गए, काफी कम संख्या में, उनकी संख्या काफी कम हो गई, ठीक है। एक ऐसे एरिया तक उनको पुश किया गया कि वो मेन स्ट्रीम में कनेक्ट ही नहीं हो पाए। बाद में उनको मेन स्ट्रीम में कोशिश भी की जाएगी कनेक्ट करने की, ठीक है। हालांकि बहुत सारे लोग अपना कल्चर चेंज करके मेन स्ट्रीम में कनेक्ट भी होंगे और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कनेक्ट नहीं होंगे और अपने उसी पुराने कल्चर में जीवित रहने की कोशिश करेंगे, है ना, सस्टेन रहने की कोशिश करेंगे। तो यूरोपियन और एशियन धीरे धीरे इन जगहों पर मेजॉरिटी में होते चले गए और उन्होंने
जो नेटिव इनहैबिटेंट्स हैं उनको माइनॉरिटी में ला दिया, उनकी संख्या बल्कि कम होती चली गई। क्लियर है? आप देखेंगे कि आज के जमाने में, ठीक है, आज के जमाने में भी ये एक लेगेसी है कि उस पुराने समय में जो नगर थे उन नगरों का जो नाम दिया जाएगा वो पुराने लोगों के नाम पे ही दिया जाएगा। क्लियर है? सो चूंकि शुरुआत में उस समय कोई बहुत बड़े टाउन्स वगैरह नहीं होते थे। क्लियर है? तो आप देखोगे कि जब लोग आके बसे और उस समय जो भी कुछ ऐसे फेमस नाम थे जो ट्राइबल नाम से रिलेटेड थे, उन्हीं नामों से उन जगहों को भी जाना जाएगा। तो बहुत सारे पर्टिकुलर रीजन्स जो है वो नेटिव नाम से पहचाने जाएंगे। जैसे ओहियो की बात करूं मैं, ठीक है, ये ट्राइब से रिलेटेड है। मिसिसिपी पर्टिकुलर रिवर से रिलेटेड है, आपको ही पता है। ठीक है, सिएटल इन अमेरिका, ठीक है, सस्काचेवान कनाडा, ठीक है, वोलोगनॉग पारामाटा इन ऑस्ट्रेलिया। ये जितने भी नाम है इनको मैं आगे आपको क्लियर करूंगा। ये जितने भी नाम है, ये सारे के सारे नाम जो हैं, अब चूंकि यहां पे डिटेल नहीं, ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, तो आगे ये सारे नाम वापस से आपको मिलने वाले हैं। तो इन सारे नामों के पीछे क्या है, आप देखोगे ट्राइबल हिस्ट्री है। They all belongs to the tribals or they all belongs to the native culture. Native culture को ये belong करते थे। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था। इस इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने ये समझा कि किस तरीके से हमारा ये जो चैप्टर 10 है ये जाने वाला है। इस चैप्टर 10 में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं बेसिकली। तो होपफुली आपको आइडिया लग गया होगा। सारे वीडियोस जो हैं वो आपके लिए अरेंज हैं। द ईजिएस्ट वे टू फाइंड द वीडियोज इज टू सर्च इट थ्रू द वेबसाइट www.magnetbrains.com। जब आप सर्च करेंगे यू विल गेट सम दिस टाइप ऑफ विंडो, इस तरह का विंडो दिखेगा आपको। और इस विंडो में आप देख रहे हैं यहाँ पर कि आपको क्लास वाइज सारे जो कोर्सेज हैं वो यहाँ पर अरेंज है। एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज। आपको पर्टिकुलर क्लास 11 का वीडियो चाहिए, क्लास 11 पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यू विल गेट द लिस्ट ऑफ द फैकल्टी मेंबर्स अलॉन्ग विद देयर सब्जेक्ट। ठीक है, आप स्क्रॉल करेंगे तो आप इसमें आएंगे, यहाँ पर आपको 11th क्लास की हिस्ट्री मिलेगी। और जब 11th क्लास की हिस्ट्री में आप क्लिक करेंगे तो आपको चैप्टर वाइज वीडियोस जो है यहाँ पर अरेंज मिलेंगे। ठीक है, जैसे सिलेबस ओवरव्यू, ये फर्स्ट आपके जो सेक्शन हो गया उस सेक्शन का वीडियो हो गया। क्लियर है? और इसी तरीके से पर्टिकुलर सेक्शन, थीम, चैप्टर, टॉपिक, सब टॉपिक वाइज वीडियो है। जिस भी पर्टिकुलर टॉपिक को आप क्लिक करेंगे वीडियो विल स्टार्ट प्लेइंग। तो इस तरीके से दिस इज our initiative to minimize your efforts and enhance your productivity. So stay tuned with Magnet Brains. Thank you. Hey everyone, this is Indra Vikram. Welcome to Magnet Brains. इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं यूरोपियन एम्पेरियलिज्म के बारे में। अब देखो, बहुत सारे कुछ वर्ड्स ऐसे आपने सुन रखे हैं, कॉलोनियलिज्म, एम्पेरियलिज्म, ये शब्द दिमाग में घूम रहे होंगे बहुत दिनों से इतिहास में, है ना, और आपको मतलब भी पता होगा, ऑब्वियस ही बात है। लेकिन इतिहास के आप इंपीरियलिज्म के उस दौर को अब देखोगे जो आपको बताएगा कि वास्तविकता में इंपीरियलिज्म था क्या और उसका जो एक बहुत बुरा चेहरा था वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, साम्राज्यवाद या इंपीरियलिज्म जो है यूरोप का, वो आपको इस वीडियो में पढ़ना है। तो हम बेसिकली लास्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन पार्ट कवर कर चुके हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने डिस्प्लेसिंग इंडिजिनस पीपल, जो आपका चैप्टर 10 है क्लास 11th की हिस्ट्री का, उसको कवर कर लिया है। अब आपको ये बात जो हो रही है वो बात हो रही है इंपीरियलिज्म के बारे में। आपको ये जो चैप्टर बता रहा है अभी, ये जो टॉपिक और वीडियो बता रहा है वो इंपीरियलिज्म के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो द वर्ड कम्स फ्रॉम बेसिकली एम्पायर। और एम्पायर का मतलब आप सबको पता है, साम्राज्य, एक पर्टिकुलर एम्परर डायनेस्टी और उसका जितना ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा एम्पायर या जुडिशियरी या जुरिस्डिक्शन कह दो, एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया कह दो, टेरिटरी कह दो, वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा ब्रॉडली एक्सपांड हो सके तो वो उसका क्या कहलाता है, एम्पायर कहलाता है, एम्परर का। और जब ये सनक, जब ये भूख, जब ये डिज़ायर, जब ये ग्रीड इस लेवल तक बढ़े कि ज़्यादा से ज़्यादा एरियाज हमारे हों, वहाँ पर अकाउंटेबिलिटी हो या ना हो, वहाँ पर गुड एडमिनिस्ट्रेशन हो या ना हो, वहाँ पर एथिकल मोरल रूल रेगुलेशन हो या ना हो, लेकिन वो एरिया होना चाहिए आपकी जद में। तो जब इस लेवल तक आपके साम्राज्य के विस्तार की ग्रीड पहुंचेगी तो उसी को आप क्या कहते हैं, साम्राज्यवाद कहते हैं। बड़े आसान शब्दों में मैंने इसको समझाने की कोशिश की आपको, तो आप इसको साम्राज्यवाद कहते हैं।
यूरोप के साम्राज्यवाद की कहानी आपको उसका एक हिस्सा देखने को मिल चुका है पहले। यूरोपियन एम्पेरियलिज्म की जो कहानी है उसका एक पार्ट आपने देख लिया है चैप्टर 8 में। जब आप चैप्टर 8 में स्पेन और पुर्तगाल के एक्सपांशन की बात पढ़ रहे थे, कैसे कोलंबस ने सबसे पहले जो है वो समुद्री यात्राओं का दौर शुरू किया स्पेन, और फिर उसके बाद कैसे पुर्तगाल ने भी समुद्री यात्राओं का दौर शुरू किया। ठीक है, तो इन समुद्री यात्राओं में हुआ क्या, स्पेन और पुर्तगाल ने अपने एम्पायर्स को एस्टैब्लिश किया। कहां पर? कैरेबियन आइलैंड्स में, और उसके बाद फिर सदर्न अमेरिका के एरियाज में। और हुआ क्या कि साम्राज्य विस्तार में एक ही चीज की ग्रीड थी कि यहां पर क्या हो, जितने भी रिसोर्सेस हैं इन एरियाज में, कॉलोनीज में, इन सारे रिसोर्सेस को हम क्या करें, अपने मदर कंट्री के लिए, अपने जो मदर नेशन है उसके डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करें, और यहां के रिसोर्सेज को धीरे धीरे ड्रेन करते चले जाएं। यहां के लोकल लोगों से कोई मतलब नहीं होता था। तो ये साम्राज्य विस्तार का सबसे वर्स्ट एस्पेक्ट आप कह सकते हो, क्योंकि साम्राज्य में तो राजा रिस्पॉन्सिबल होता है लोगों के लिए, उनके जीवित रहने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उनकी प्रॉस्पेरिटी, उनको फ्लरिश करने के लिए, उनके मरने के लिए, उनके नष्ट होने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। लेकिन यहां साम्राज्य विस्तार से मतलब सिर्फ एक है कि वास्तविकता में तो यूरोपियन राजाओं के लिए उनका जो एक नेशन है जहां पर वो बैठे हुए वही साम्राज्य है बस, बट नाम के लिए कि हाँ ये क्षेत्र भी हमारे जुरिस्डिक्शन में आता है, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया में आता है। दुनिया में बड़े बड़े एरियाज हमारे जुरिस्डिक्शन में आते हैं, वहां के लोगों से कोई मतलब नहीं है। वहां की जमीनों में गड़े जमींदोज जो संसाधन हैं उनको निकालो, रिसोर्सेस को निकालो, गोल्ड निकालो, वहां से जो रॉ मटेरियल है वो निकालो, और उस रॉ मटेरियल को यूटिलाइज करो इस कंट्री, मेन कंट्री के नरिशमेंट के लिए, डेवलपमेंट के लिए। यही साम्राज्यवाद का जो एक सही मायना है, सही मीनिंग है, वो इनके लिए था। क्लियर है? तो स्पेन और पुर्तगाल ने किस तरीके से साउथ अमेरिका को बर्बाद कर दिया, वहां की एज़टेक्स, इनकास कम्युनिटी को, कैरेबियन आइलैंड में अरवाक और मायन कम्युनिटी जो थी उनको किस तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया, उनके कल्चर को गोल्ड की ग्रीड में, सोने की ग्रीड में। जबकि वो ट्राइब्स, उन्हें क्या है, आपने वो वीडियोस देखे होंगे चैप्टर 8 के, तो आपने पढ़ा है कि चैप्टर 8 में किस तरीके से ट्राइबल्स उनको हेल्प करते हैं बाकायदा, जब यही यूरोपियंस, स्पेनिश और पुर्तगीज उनके पास जाते हैं। यहां तक कि उनको वो सोना, गोल्ड जो चाहिए था, जिसके लिए ग्रीडी थे, वो ऐसे ही फ्री में दे देते थे। यूरोपियंस को भी अचरज होता था कि ये क्यों, जबकि रीजन सिंपल सा था कि जो ट्राइबल्स थे, आदिवासी थे, जो लोकल लोग थे, उन्हें लालच नहीं था चीज़ों के प्रति। वो चीज़ों के मूल्य पक्ष के ऊपर कम जाते थे कि इसकी वैल्यू क्या होगी। वो रिलेशन, खुशी, हैप्पीनेस, इसकी वैल्यू में ज़्यादा जाते थे कि अगर हम ये चीज़ इनको देंगे, क्योंकि ये चीज़ इनको चाहिए, और अगर हम दे देते हैं तो वो अच्छा लगेगा इनको। तो वो इस एक बहुत छोटे से हैप्पीनेस के एस्पेक्ट को लेकर बड़े बड़े गोल्ड को जो है वो अमाउंट को जो है वो दे दिया करते थे, वॉल्यूम्स को दे दिया करते थे इन पुर्तगीज और स्पेनिश लोगों को। और स्पेनिश और पुर्तगीज लोगों ने ऐसे बहुत सिंपल हार्टेड, सेल्फ जो रिलायंस वाली आपकी ट्राइब थी, ठीक है, खुद पे भरोसा रखने वाली स्वतंत्र एक ट्राइब थी, वो धीरे धीरे उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो अब आज की वीडियो में भी हम यही पढ़ने ही वाले हैं बेसिकली कि कैसे यूरोपियन इंपीरियलिज्म जो है आगे बढ़ रहा है। क्लियर है? तो 17वीं शताब्दी के बाद, 17th सेंचुरी के बाद, स्पेन और पुर्तगाल का जो आपका एक्सपांशन है अमेरिकन एम्पायर में, वो नहीं हुआ। उसका रीजन साफ था कि स्पेन और पुर्तगाल में जो भी लूट के लेके गए ये लोग, उसको बड़े लेवल पर री इन्वेस्ट नहीं किया, क्योंकि अगर री इन्वेस्ट करते तो शायद वापस से कैपिटल बनती। तो री इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, और जो स्टॉक एक्सचेंज कंपनीज और स्टॉक कंपनीज बनती थी, ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज का फॉर्मेशन होता था, वो वाला पैटर्न यहां पे फॉलो नहीं हुआ। क्लियर है? और जब ये पैटर्न यहां फॉलो नहीं हुआ, तो जो कुछ भी यहां से चोरी करके लेके गए, लूट के लेके गए, उससे स्पेन और पुर्तगाल की इकोनॉमी तो अच्छी हो गई, लेकिन धीरे धीरे यहां पर बाद में इनकी जो ग्रास्प है वो कम हो गई। यहां के लोकल लोगों को इन्होंने सब्जुगेट कर दिया, और स्पेन और पुर्तगाल के राजा ने इनको अपने आप में एक तरीके से कह सकते हो कि अथॉरिटी देकर लोकल लोगों को फ्री कर दिया कि ठीक है आप रूल करिए, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, फिर उसके बाद से आप बात करोगे तो उसके बाद से बहुत सारे ऐसे देश हैं, जैसे फ्रांस हो गया, हॉलैंड हो गया, इंग्लैंड हो गया, ठीक है, इन्होंने अपनी अथॉरिटी को एक्सटेंड करना शुरू किया, और दुनिया के बाकी देश या रेस्ट ऑफ द अमेरिकन एरियाज जो है
अफ्रीका जो है, एशिया, यहां पर कॉलोनीज डेवलप करनी शुरू कर दी। क्लियर है? तो अब आप देख रहे हैं कि यूरोप की बाकी कंट्रीज जो हैं, यूरोप के जो बाकी देश हैं, जैसे हॉलैंड हो गया आपका, इंग्लैंड हो गया आपका, ठीक है, फ्रांस हो गया आपका, स्पेशली इंग्लैंड और फ्रांस ये बहुत बड़े राइवल्स थे, इनके बीच में जो है वो बहुत बड़ा कंपटीशन होगा कि ज्यादा से ज्यादा जो एरियाज हैं उनको वो कॉलोनाइज कर सकें। क्लियर है? तो अब आप देखेंगे अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, हम इंडिया का भी देखेंगे, लेकिन बेसिकली इंडिया है नहीं इसमें, वो फिर क्लास 12th में डिटेल में पढ़ने वाले हैं हम, लेकिन हाँ जिक्र आएगा, जिक्र जरूर आएगा उसका, ठीक है। तो एशिया को भी कॉलोनाइज, अब एशिया की बात आ रही थी तो इंडिया का थोड़ा सा जिक्र तो आ ही जाएगा। तो अमेरिका, अफ्रीका, एशिया और आयरलैंड, इन सब एरियाज को अपनी कॉलोनी बनाना शुरू कर दिया। क्लियर है? ये सारे इंग्लैंड की कॉलोनी बन गए धीरे धीरे। क्लियर है? और यहां पर ज्यादातर जो सेटल होने वाले लोग थे, ये लोग कहां के थे? ब्रिटिश लैंड ओनर्स थे, ठीक है, या फिर यहां पर जिन लोगों के पास जमीनों के मालिकाना हक थे, बेसिकली वो कौन लोग थे? ये सारे लोग ब्रिटिशर्स थे या ब्रिटिश ओरिजिन के लोग थे, या फिर आप इनमें से कह दें कि या तो फ्रेंच ओरिजिन के थे या वो ब्रिटिश ओरिजिन के थे। तो कॉलोनाइजेशन मींस धीरे धीरे इन लोकल एरियाज में या जो अभी नए न्यूली एक्सप्लोर्ड एरियाज थे, उन एक्सप्लोर्ड एरियाज में पॉलिटिकल सेटअप एस्टैब्लिश हो जाना, इसी को कॉलोनी कहा गया। आगे जाके आप देखोगे कि फिर इनका रिस्पांस भी हुआ, लेकिन अभी तो फिलहाल इस वीडियो में हम डिस्कशन ये करने वाले हैं कि किस तरीके से कॉलोनाइजेशन हुआ। रिस्पांस की बात तो बाद में करेंगे, जैसे अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होगा और अमेरिका अपने आप को ब्रिटेन के चंगुल से आजाद करेगा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के साथ भी यही होने वाला है। इंडिया का भी फ्रीडम स्ट्रगल जो हम अगले क्लास में, यानी कि आपका जो नेक्स्ट क्लास 12th है पूरा, वो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के ऊपर डिपेंडेंट है, वो पूरा डेडिकेटेड है ना। पूरी आपकी जो 2-3 पार्ट्स में बुक्स हैं वो उसके ऊपर डेडिकेटेड। अफ्रीका में भी यही सिचुएशन होगी। तो यूरोपियन एम्पेरियलिज्म का मतलब है कि यूरोप के साम्राज्य का विस्तार धीरे धीरे तमाम उन क्षेत्रों की तरफ होना जहां पर अभी तक यूरोप नहीं पहुंचा था, बेसिकली जहां पर अभी इंग्लैंड, फ्रांस जैसे बड़े देश नहीं पहुंचे थे, छोटे छोटे स्पेन और पुर्तगाल पहुंचे भी थे, तो वो अब उनकी लिमिट हो गई थी, उनकी सीमाएं तय हो गई थी और वो अब आगे एक्सपांशन नहीं कर रहे थे। उनके और वजहें थी कि उन्होंने जो कुछ भी कमाया, जो कुछ भी अर्न किया, वो अपने देश में खर्च कर दिया और आगे उनके ट्रेड करने के बहुत विजन्स नहीं थे। लेकिन अब ये ब्रिटेन और आपके फ्रांस, इनके बाकायदा विजन्स थे, बड़े स्टॉक एक्सचेंज कंपनीज बनेंगी, यहां पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी हो रहा है, तो इंटरनल डिमांड भी है, इंटरनल नीड भी है, इंटरनल ड्राइविंग फोर्स भी है, उसी का रीजन था। और बाहर बहुत सारे रिसोर्सेस अवेलेबल थे ही, तो यही इंटरनल ड्राइविंग फोर्स इनको और भी कॉलोनाइजेशन के लिए क्या करेगा? मोटिवेट करेगा, प्रमोट करेगा, ठीक है। 18वीं शताब्दी के आसपास आप देखोगे कि लाभ कमाने का, प्रॉफिट, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने का, क्योंकि ब्रिटेन में इस समय जो कैपिटलिज्म है और इस कैपिटलिज्म का जो एक रेवोल्यूशनरी इंपैक्ट दिखा है वो हमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के तौर पर दिखा है। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो हो रहा है ब्रिटेन में, औद्योगिक क्रांति जो हो रहा है ब्रिटेन में, उससे पूंजी, वहां के समाज का, वहां के पूंजीपति वर्ग का, वहां के एक मेजॉरिटी सेक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट फोकस हो गया। ज्यादा से ज्यादा कैपिटल फॉर्मेशन करना है, ज्यादा से ज्यादा पूंजी निर्माण करना है, कैपिटल फॉर्मेशन में ध्यान देना है। क्लियर है? और कैपिटल फॉर्मेशन किस चीज के ऊपर बेस्ड होता था? बहुत सिंपल सी चीज है, कैपिटल फॉर्मेशन वाज बेस्ड ऑन द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। जितना ज्यादा आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करेंगे उतना तेजी से आपका कैपिटलिज्म जो कैपिटल है वो जनरेट होगा। फायदा इज इक्वल टू पूंजी, प्रॉफिट रेवेन्यू, ये जो है वो मैनिफोल्ड होता चला जाएगा। तो शुरुआत में जितना भी कॉलोनाइजेशन का प्रक्रिया हो रहा है, ये कॉलोनाइजेशन का प्रक्रिया ये किस एक फिलॉसफी के इर्द गिर्द घूम रहा है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के स्ट्रेटजी के इर्द गिर्द घूम रहा है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? और इसी ने प्रमोट भी करा, इसी ने मोटिवेट भी करा लोगों को कि भाई कॉलोनाइजेशन जो हो, कॉलोनी जो हो, वो ज्यादा से ज्यादा जगहों पर हो, यानी अपने क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र के दूसरे के क्षेत्र में जबरदस्ती क्या करना? एक एनक्रोचमेंट करवाना, अपनी पॉलिटिकल पावर्स को वहां पर एक्सरसाइज करना, यही कॉलोनी का लक्षण था। अभी तक अगर आप कॉलोनी का मतलब नहीं समझ पाए तो देखो, कॉलोनी जो है वो अ पीस ऑफ लैंड और टेरिटरी, एक जमीन का टुकड़ा हो गया या टेरिटरी हो गई आपकी, ठीक है। एक ऐसी टेरिटरी
जो किसी दूसरे देश के कब्जे में है, ठीक है, जो इसका पेरेंट नेशन होगा, क्लियर, और ये पेरेंट नेशन इस पर्टिकुलर टेरिटरी की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, ठीक है, जो पॉलिटिकल डिसीजन है, ये सारे पॉलिटिकल डिसीजन यहां ये कंट्री लेगा, क्लियर है। और पॉलिटिकल डिसीजंस, इसका मतलब बाकी सारे डिसीजन ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व हैं, इकोनॉमिक डिसीजन या बाकी सारे डिसीजन भी ऑटोमेटिकली उसी में इन्वॉल्व हो गए। अब ये पेरेंट नेशन कभी भी इस टेरिटरी या ये जो पीस ऑफ लैंड है, ठीक है, इस पीस ऑफ लैंड के बेनिफिट में काम नहीं करेगा, कभी भी इसके बेनिफिट में काम नहीं करेगा, बल्कि इस टेरिटरी को एक्सप्लॉइट करेगा ताकि पेरेंट नेशन को क्या किया जा सके और नरिश किया जा सके। तो यहां पर कॉलोनी बनाने का या कॉलोनी को बढ़ाने का जो प्रोस्पेक्ट था, जो पहलू था, वो इसी बात पर आधारित था कि ज्यादा से ज्यादा कॉलोनी बनाई जा सके ताकि ज्यादा से ज्यादा क्या हो, प्रॉफिट कमाया जा सके यहां पे, क्लियर है। बाद में ये प्रॉफिट जनरेट करने या प्रॉफिट का जो प्रोस्पेक्ट है वो कॉलोनीज में एडमिनिस्ट्रेशन के नेचर को चेंज करेगा। जैसे कई जगहों पर, जैसे भारत जैसे देशों की बात करोगे तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर धीरे धीरे इन लोगों ने क्या किया, जैसे कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी, तो साउथ एशिया में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहले तो ट्रेड किया, लेकिन ट्रेड के बाद धीरे धीरे यहां की पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी का फायदा उठाया, राजनीतिक अस्थिरता का फायदा उठाया, और इस पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी का फायदा उठा के यहां के नेटिव लोगों के साथ क्या किया, वॉर किया और लोकल रूलर्स को डिफीट किया। जो स्थानीय राजा थे, लोकल रूलर्स थे, इनको डिफीट किया, और उनको डिफीट करने के बाद उनकी जो टेरिटरीज थी उनको एनेक्स कर लिया, उनके साथ में ट्रीटी साइन करी, ठीक है, एग्रीमेंट्स किए, और इन ट्रीटीज और एग्रीमेंट्स के थ्रू उनकी जो पॉलिटिकल पावर थी वो खुद एक्सरसाइज करने लग गए। और जब खुद एक्सरसाइज करने लग गए तो वहां पर राजा के तौर पर एस्टैब्लिश हो गए, क्लियर है। राजा के बहुत सारे बैटल और बहुत सारे ऐसे वॉर्स आप पढ़ेंगे, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री पार्ट में, जिसकी वजह से लोकल लोग जो है वो हारते चले गए, और हारते चले गए जब, तो फिर उनकी सारी टेरिटरी ब्रिटिशर्स के पास चली गई। ब्रिटिशर्स वहां के नए राजाओं के तौर पर उभर कर आने लग गए। तो शुरू में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो यही करेगी, और जब इनके हाथ में पावर गई तो देखो कॉलोनी बनाने में देर नहीं हुआ। तो यहां पर जितना भी डेवलपमेंट करेंगे लोग, ये सारा का सारा डेवलपमेंट किस चीज से रिलेटेड होगा, ये सारा का सारा डेवलपमेंट जो होगा इस चीज से रिलेटेड होगा कि हम यहां से जो भी इन्वेस्टमेंट करें वो इन्वेस्टमेंट हमारे पेरेंट नेशन को और इकोनॉमिकली प्रॉस्पर करे। तो यहां पर टैक्सेस कलेक्ट करना शुरू किया। अब टैक्स कलेक्ट जिस कंट्री में हो रहा है, उस कंट्री से टैक्स का कलेक्शन होकर जो एक्सपेंडिचर है वो कहां पर होगा, वो दूसरे देश में, यानी कि वो टैक्स कलेक्ट होकर मैक्सिमम दूसरे देश में जाएगा। यहां पर दूसरा जो कंट्री है, जो रूल कर रही है, वो टैक्स कलेक्ट करके अपनी मशीनरी, अपनी ब्यूरोक्रेसी के ऊपर खर्च करना शुरू करेगी, लोकल लोगों के ऊपर कम करेगी, लोकल इकोनॉमी को बूस्ट करने में उस पैसे को कम, यानी जो टैक्स का कलेक्शन होगा वो टैक्स का कलेक्शन करने के बाद या होने के बाद में जिनसे टैक्स कलेक्ट किया गया है उनके बेनिफिट में कम खर्च होगा, ना के बराबर खर्च होगा, बल्कि इसके अलावा जो लोग कलेक्ट कर रहे हैं उनके लिए और जिसके लिए कलेक्ट कर रहे हैं उसके बेनिफिट में ज्यादा यूटिलाइज होगा, क्लियर है। तो आप देखेंगे कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है ये एक्सप्लॉयटेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एस्टैब्लिश होगा, ठीक है, जैसा कि इंडिया में आपको देखने को भी मिल रहा था, क्लियर है। इसी टैक्स के पैसे से यहां पर डेवलपमेंट भी होगा, मैंने कहा ना डेवलपमेंट होगा, लेकिन डेवलपमेंट भी कैसा, ऐसा डेवलपमेंट होगा जो कि पेरेंट नेशन को ही नरिश करेगा। जैसे कि आप देखोगे रेलवे का डेवलपमेंट हुआ, तो बड़े लेवल पर रेलवे का डेवलपमेंट हुआ और रेलवे का निर्माण होना शुरू हुआ, ठीक है। लेकिन रेलवे का निर्माण जो है वो पर्पस क्या था रेलवे के निर्माण के पीछे, कि जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल को आसानी से हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रांसपोर्ट कर सकें, या मैं कह दूं कि जो विलेज एरियाज हैं, इन विलेज एरिया में जहां पर रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन हो रहा है, यहां पर रेलवेज को लेके आए और इनको पोर्ट सिटीज से कनेक्ट कर दें हम। जब हम पोर्ट सिटीज से इन विलेजेस को कनेक्ट करेंगे तो रॉ मटेरियल बहुत इजीली इन विलेजेस से पोर्ट सिटीज तक पहुंचेगा, और पोर्ट सिटीज से हम उस गुड्स को, उस रॉ मटेरियल को शिप्स के थ्रू कहां पर, इंग्लैंड में लेके जाएंगे, वहां पर प्रोसेस करेंगे, वहां फिनिश गुड। जैसे मैं कॉटन की बात कर लूं, पिछले ही चैप्टर में आपने पढ़ा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में, क्या पढ़ा आपने कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो कॉटन तो होता नहीं था इंग्लैंड में, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन का जितना भी कॉटन आता था वो सारा कहां से इंपोर्ट करके लेके जाती थी, वो सारा लेके जाती थी इंडिया से, और इसके बाद उसको ब्रिटेन में
प्रोसेस किया जाता था, प्रोसेस करने के बाद उसे कपड़ा बनाया जाता था। लेकिन जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर कंट्रोल स्थापित कर लिया, जो कि जस्ट आपने अभी पढ़ा, मतलब एक आइडिया लिया अभी, क्योंकि यूरोपियन इंपीरियलिज्म की बात कर रहे हैं। तो जब साम्राज्यवाद स्थापित हो गया भारत में ब्रिटेन का, तो भारत में ब्रिटेन का साम्राज्यवाद स्थापित होने के बाद ये प्रक्रिया पूरी तरह बदल गई। अब इंडिया जो था एक तरीके से ब्रिटेन के साम्राज्य का हिस्सा बन गया, और अब ब्रिटेन के साम्राज्य का हिस्सा इस तरीके से बना कि यहां के सारे संसाधन ब्रिटेन के, भले यहां की लायबिलिटीज कुछ ना हो ब्रिटेन की, रिस्पॉन्सिबिलिटी लायबिलिटीज गई किनारे, और यहां के रिसोर्सेस, यहां की इकोनॉमी ब्रिटेन की। क्लियर है? तो यहां के सारे रिसोर्सेस जो है रॉ मटेरियल के तौर पर, अब यही पूरा अब शिप के थ्रू आपका प्रोसेस, जो कपड़ा प्रोसेस होगा, ठीक है, रॉ मटेरियल, जैसे मान लो कॉटन की बात कर रहा था मैं, तो कॉटन गांवों से पोर्ट सिटीज तक, पोर्ट से शिप से इंग्लैंड तक, और यहाँ कपड़ा बनेगा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान, और वो प्रोसेस होकर शिप के थ्रू, पोर्ट्स के थ्रू जस्ट एक वापस से यहाँ पोर्ट्स के थ्रू विलेजेस में, विलेजेस या तमाम अलग जगह, मतलब जो प्रोसेस्ड आइटम है या जो फिनिश्ड गुड्स की बात कर रहा हूं मैं, वो गांव-गांव तक पहुंचेगा, गांव-गांव तक उसकी रीच हो जाएगी, गांव-गांव तक वो पहुंचना शुरू हो जाएगा। तो जिस ग्रास रूट लेवल से आपका रॉ मटेरियल आ रहा है, उसी ग्रास रूट लेवल तक ट्रांसपोर्टेशन भी होगा फिनिश्ड गुड्स का, बने बनाए सामान का। क्लियर है? इसके साथ साथ व्यापार जब इजी हो गया, तो उसके साथ साथ और क्या हुआ, यहाँ की माइंस वगैरह को एक्सकेवेट करना शुरू किया, यहाँ पर बड़े बड़े प्लांटेशंस लगाए, जैसे आप देख रहे हो, है ना, चाय हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा हो गया। तो भारत का इतिहास जाके आप खोज लें, ये अवेलेबल नहीं था, nobody was using this, ठीक है, कोई भी इस्तेमाल नहीं करता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आपको आदत लग गई सिविलाइज्ड होने का, चूंकि ब्रिटिशर्स क्या है, ब्रिटिशर्स अपने आप को सुपीरियर प्रदर्शित करते थे, और चाय पीना एक क्या हो गया, सिविलाइजेशन का हिस्सा हो गया, कि भाई सभ्य है अगर आप इस तरीके के चीजों को फॉलो करेंगे जो ब्रिटिशर्स करते हैं। ठीक है, कॉफी, सो टी और कॉफी के प्लांटेशंस लगने लग गए, कमर्शियल क्रॉप्स जैसे इंडिगो, तो इंडिगो वगैरह का कंट्रीब्यूशन, कल्टीवेशन होने लग गया, इंडिगो वगैरह का कल्टीवेशन होने लगा, नील वगैरह का कल्टीवेशन होने लग गया। तो जितने भी कमर्शियल क्रॉप्स हैं, ये सारी कमर्शियल क्रॉप्स उगाने शुरू कर देंगे, बड़े बड़े प्लांटेशंस लगेंगे, शुगर प्लांटेशंस, टी प्लांटेशंस, कॉफी प्लांटेशंस, ठीक है, टोबैको, तो टोबैको अमेरिका से लेके आए लोग, साउथ अमेरिका के ट्राइबल लोग खाते थे, आपके यहां कोई नहीं खाता था, लेकिन धीरे धीरे टोबैको लेके आए और आपको भी खिलाना शुरू कर दिया, और आज हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं, है ना, जुमा केसरी। तो इस तरीके से ये जो सारी प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया यूरोपियन इंपीरियलिज्म के थ्रू ही हो रही थी, ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे जब आप, तो आप देखेंगे यूरोपियन इंपीरियलिज्म जैसे अफ्रीका, जैसे अमेरिका और एशिया को परेशान कर रहा था, वैसे ही अफ्रीका को भी, अफ्रीका में भी यूरोपियन इंपीरियलिज्म बड़े लेवल पर बढ़ेगा, और आप देखोगे कि अफ्रीका जो है उसमें कोस्टल ट्रेड जो है, तटवर्ती व्यापार जो है शुरू होगा, और बाद में ये तटवर्ती व्यापार जो है वो स्लेव ट्रेड और तमाम चीजों में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये 9वीं शताब्दी आते आते, 19वीं शताब्दी आते आते, 19वीं शताब्दी आते आते यूरोप के, अफ्रीका के इंटीरियर पार्ट्स में जो भी रिसोर्सेस हैं, इन रिसोर्सेस को बहुत सारे जो आपके यूरोपियन कंट्रीज हैं ये आइडेंटिफाई कर लेंगी। पहले तो पता ही नहीं था अफ्रीका के बारे में, अफ्रीका पहले शुरू में आया ही नहीं, और अफ्रीका में ये सोचा जा रहा था कि ज्यादातर संसाधन नहीं है। वो तो अमेरिका से जब स्लेव ट्रेड शुरू हुआ तब तो ये लोग इस कांटेक्ट में आए, और स्लेव ट्रेड में सिर्फ यहां से शुरू में स्लेव लेके जाते थे, गुलामों को लेके जाते थे, लेकिन बाद में सिचुएशन ये हो गई कि यहां से जो ब्रिटेन से फिनिश गुड्स आता था वो भी तो यहां कंज्यूम होता था। यहां के लोग अपने रिसोर्सेज के बारे में अवेयर थे नहीं, ये ट्राइबल लोग थे, और इनकी इंटरनल फाइटिंग चलती रहती थी, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते थे। तो इस इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को इन्होंने एक एडवांटेज के तौर पर लिया, और अफ्रीका के जो भी रिसोर्सेज थे, उन अफ्रीका के रिसोर्सेज को बांटना शुरू कर दिया आपस में। ठीक है ना, आप देखोगे कि यूरोपियन कंट्रीज आपस में इतने ग्रीडी कंडीशन में पहुंचेंगी कि उस ग्रीड को सेटिस्फाई करने के लिए एग्रीमेंट्स होंगे बकायदा। आपने बर्लिन कॉन्फ्रेंस का नाम सुना होगा, बर्लिन कॉन्फ्रेंस जिसको हेड किया था बिस्मार्क ने, ठीक है, ओटो वॉन बिस्मार्क। बिस्मार्क ने आइडिया सजेस्ट किया कि हमें बांट लेना चाहिए अफ्रीका को, 14 देशों के बीच में अफ्रीका इस तरीके से बटेगा, और ये मुख्य देश थे जिनके बारे में, जो बड़ी कॉलोनियल पावर थी, ब्रिटिश, फ्रेंच, जर्मन, पोर्तुगीज, इटालियन, बेल्जियम, स्पेनिश,
और कुछ एरियाज थे जो इंडिपेंडेंट थे। तो इस तरह से छोटे छोटे एरियाज में आपका अफ्रीका जो है बट जाएगा और ये सारे देश जो हैं वो अफ्रीका के रिसोर्सेज को यूटिलाइज करेंगे। तो आप देख रहे हो कि अफ्रीका का तो सबसे ज्यादा, भले थोड़ा सा लेट एक्सप्लॉयटेशन शुरू हुआ लेकिन इतना बुरी तरीके से एक्सप्लॉयटेशन हुआ कि यहां के लोगों को अगर आप बात करोगे, पर्टिकुलर पर्संस को, पर्टिकुलर पीपल और पर्संस को, इनको गुलाम स्लेव के तौर पर ट्रीट किया गया पूरी दुनिया में। इनके रिसोर्सेस को यूटिलाइज किया गया और इन रिसोर्सेस का इस्तेमाल किसी एक कंट्री ने नहीं किया, जबकि बहुत सारे, आप ये देखो ग्रीन पार्ट, ये पूरा फ्रेंच ऑक्यूपाइड टेरिटरी था। आप जितने भी रेड पार्ट देखो, रियो डी जेनेरियो पे देखो, इजिप्ट को देखो, नाइजीरिया देखो, ठीक है, ये जितने भी एरियाज हैं दे वर ऑक्यूपाइड बाय ब्रिटेन। यहां पर ब्रिटिश कॉलोनीज थी, ब्रिटेन इनके सारे रिसोर्सेज को ड्रेन करना शुरू करेगा। वैसे ही जर्मन कॉलोनीज और तमाम पूरा यूरोपीय टुकड़ों, पूरा अफ्रीका आपका जो है वो टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ है। जितने भी रिसोर्सेज थे वो सब कौन यूटिलाइज कर रहा है? अफ्रीका, सॉरी अमेरिका, या मैं कहूं यूरोप, क्योंकि यूरोप के इंपेरियलिज्म की बात हो रही है, यूरोप के साम्राज्यवाद की बात हो रही है, ठीक है। तो यूरोपियन साम्राज्यवाद की जो पूरी कहानी है वो यहां पर आकर खत्म होती है। और ये यूरोपियन, आज भी जो आपको बहुत सारे नाम, कीवर्ड्स देखने को मिल रहे हैं, ये सारे कीवर्ड्स उसी यूरोपियन एम्पेरियलिज्म का हिस्सा है, यूरोपियन साम्राज्यवाद का हिस्सा है। जैसे अगर मैं बात करूं, अमेरिका की बात करूं, ठीक है ना, तो अमेरिका कोलंबस ने खोजा था, लेकिन कोलंबस ने जब अमेरिका खोजा तो उस समय पता भी नहीं था कि अमेरिका ही है ये, क्योंकि कोलंबस इंडिया खोजने के लिए निकला था। और इसीलिए ये रीज़न होगा कि अमेरिका के रीजन को भी क्या कहा जाएगा? इंडिया या वेस्ट इंडिया का पार्ट कहा जाएगा। और यहाँ के जो लोकल ट्राइब थे, यहाँ के जो लोकल नेटिव्स थे, उन्हें रेड इंडियन कहा गया। ये जो, क्योंकि बेसिकली दिमाग में क्या था, कोलंबस के मार्को पोलो की किताब पढ़ के आया था और उसके दिमाग में इंडिया ही था, तो वो खोजने इंडिया निकला था, लेकिन काफ़ी सालों तक उसने यही कहा। वो तो बहुत बाद में, जब एक ट्रैवलर है, जिस ट्रैवलर का नाम है अमेरिगो वेस्पुकी, तो सबसे पहली बार अमेरिगो वेस्पुकी जब यहाँ पे आएगा और ये एरिया वो बताएगा कि दिस वाज नॉट एक्चुअली इंडिया, वो अपने ट्रैवल्स में इस बात को इंक्लूड करेगा कि दिस इज नॉट एक्चुअली इंडिया, और ये अलग ही दूसरा एक आइलैंड है, कोलंबस ने जो हमें बताया, दैट इज नॉट एग्जैक्टली ट्रू। क्लियर है? तो उसी के नाम पर, अमेरिगो के नाम पर इसका नाम रखा गया अमेरिका। तो आप देखो बहुत सारे जो नाम आज भी यूरोपियन नाम जो आप लेके आ रहे हो, ये यूरोपियन नाम उसी इंपेरियलिज्म से ही तो जुड़े हुए हैं, क्योंकि यूरोपियंस ने नाम बता दिया, अदरवाइज ये तो इंडिया के तौर पर ट्रीट किया जा रहा था, ठीक है। कनाडा की बात करोगे, कनाडा भी यूरोपियंस का दिया नाम है, लेकिन ये यूरोपियंस का जो दिया नाम है वो निकला जो है वो ट्राइबल से। कैसे? कनाडा का जो नाम पड़ा है बेसिकली, वहां पर ह्यूरॉन नाम का एक व्यक्ति आएगा, ठीक है, सॉरी जैक्स नाम का एक व्यक्ति आएगा। ये जैक्स नाम का व्यक्ति इस एरिया को सबसे पहले एक्सप्लोर करेगा, और जब इसने एक्सप्लोर किया तो वहां पर जो ट्राइबल्स रहते थे वो बेसिकली लैंग्वेज इस्तेमाल करते थे ह्यूरॉन, और ये ह्यूरॉन लैंग्वेज में कनाडा को विलेज या गांव कहा जाता था, तो वो अपने एरिया को कनाडा कह के बुलाते थे। और इसी से उसने क्या कह दिया, उसने जाके यूरोप में कहा कि वी डिस्कवर्ड कनाडा, मतलब हमने कनाडा खोजा है, और नाम पड़ गया यूरोपियंस ने उसे। आज तो आज भी आप उस पूरे कनाडा की जो बात करते हो ना, कनाडा वाज बिग, और बहुत सारे यूरोपियंस आके यहां पर अपने अपने सेटलमेंट्स एस्टैब्लिश करेंगे, बट नाम उसका क्या चल रहा है? कनाडा। कनाडा का बेसिक मतलब होता है गांव, विलेज। क्लियर है? वैसे ही आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया में जब कैप्टन कुक ने इसकी खोज की शुरुआत में, क्लियर है, तो ऑस्ट्रेलिया का नाम यूरोप से ही या यूरोपियन इंपेरियलिज्म से जुड़ा हुआ है। बेसिकली ऑस्ट्रल वर्ड का मतलब होता है साउथ, दक्षिण में। तो आप देखोगे कि ओशियाना या जो आपका नीचे ऑस्ट्रेलिया है वो कहां पर स्थापित है? सदर्न पार्ट में, ठीक है, सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ, दक्षिणी गोलार्ध की तरफ जितना ज्यादा जाएंगे। वैसे न्यूजीलैंड की बात करो तो न्यूजीलैंड भी जो है आपके तस्मान, तस्मान इस पर्सन है, हॉलैंड का एक व्यक्ति था, हॉलैंड का एक एक्सप्लोरर था, वॉयेजर था, जो ये सर्च करने आएगा और उसको ये एरिया दिखेगा, तो उसने उस समय इसका नाम क्या दिया था? बेसिकली नोवा करके बुलाया था, नोवा ज़ीलैंडिया, और यहां से यूरोप में वो नाम फेमस हुआ न्यूजीलैंड। तो बेसिकली जितने भी आप देखेंगे ये सारे पैटर्न यूरोपियन इंपेरियलिज्म से तो जुड़े हैं। ये सारे नाम आज भी, इन देशों के नाम यूरोपियन लिजेसी से रिलेटेड हैं। तो ये आज इस वीडियो में हमने डिस्कशन जो किया वो यूरोपियन इंपेरियलिज्म का डिस्कशन किया कि कैसे कैसे यूरोप के सारे देश में मिलकर साम्राज्यवाद को आगे बढ़ाने की होड़ हुई, और इस साम्राज्यवाद का शिकार बने एशिया के बहुत सारे देश, अफ्रीका के देश, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, अमेरिका,
चलिए तो इस तरीके से हमने वीडियो लगभग खत्म किया। सारे वीडियोस अवेलेबल हैं फॉर योर कन्वीनियंस। द इजीएस्ट वे टू सर्च द वीडियो इज गो टू द मैग्नेट ब्रेन्स वेबसाइट। तो आप मैग्नेट ब्रेन्स वेबसाइट को सर्च करें www.magnetbrains.com। आपको इस तरीके से एक डायलॉग बॉक्स दिखेगा, है ना, जिसमें आप देख रहे हैं कि बहुत सारे जितने भी कोर्सेज हैं सारे क्लास वाइज, क्लास फर्स्ट से अगर मैं बात करूं तो क्लास 12 तक, क्लास फर्स्ट से लेके क्लास 12 तक आपके सारे वीडियोस यहां पर अरेंज हैं। और आपको पर्टिकुलर क्लास का वीडियो जैसे ही वॉच करना है, मान लीजिए हम क्लास 11 की बात कर रहे हैं तो क्लास 11 की बात करेंगे तो क्लास 11 के सारे वीडियोस इस तरीके से अवेलेबल होंगे, है ना। जब आप आगे जाएंगे, इसको आप स्क्रॉल करेंगे तो उसमें जैसे क्लास 11 के यहाँ पे ज्योग्राफी, बिजनेस स्टडीज, वैसे हिस्ट्री का भी वीडियो आपको नीचे दिखेगा। जब आप उसको और स्क्रॉल करेंगे आगे, उस पर क्लिक करेंगे तो पर्टिकुलरली आपको क्लास 11 के जो वीडियोज होंगे वो चैप्टर वाइज अरेंज दिख जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। जैसे देखो सिलेबस ओवरव्यू और फिर सेक्शन 1, वैसे ही सेक्शन वाइज, थीम वाइज, टॉपिक वाइज, सब टॉपिक वाइज सारे वीडियोस जो है प्रॉपरली अरेंज हैं। जो भी वीडियो पर्टिकुलरली आपको देखना है वैसे आप उस पर क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे द वीडियो विल स्टार्ट प्ले, ठीक है। तो इस तरीके से सारे वीडियो आपके लिए अवेलेबल है, आपके कन्वीनियंस के लिए, ताकि आपका एफर्ट कम हो और आपकी प्रोडक्टिविटी इनहांस हो। सो स्टे ट्यून्ड विद मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू। हे एवरीवन, दिस इज इंद्र विक्रम, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं नॉर्थ अमेरिका के बारे में। चैप्टर 10 में बेसिकली आप पढ़ने क्या वाले हो, डिस्प्लेसिंग इंडिजिनस ट्राइब्स या पीपल, यानी जो पहले से जहाँ रह रहा है किसी बाहरी व्यक्ति के आने की वजह से उसको वहाँ से डिस्प्लेस होना पड़ा। तो वो या तो वहाँ से डिस्प्लेस होके किसी उसी पर्टिकुलर एरिया में दूसरी जगह पर चला गया, यानी उसी कॉन्टिनेंट में दूसरी जगह पर रहने लगा, मार्जिनलाइज्ड हो गया थोड़ा सा, या फिर वो कई ऐसी जगह पर चले गए जो शायद अननोन हुई, या फिर धीरे धीरे जो कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, जो बाहर से लोग आए उनके बीच, जो इंडिजिनस थे उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट्स में ऑब्वियस सी बात है ये डिफीट हुए और या तो इनकी मृत्यु हो गई या ये बहुत कम संख्या में बचे। तो अलग अलग प्रॉब्लम्स हुई इनके साथ में। कुल मिला के अभी तक के जो वीडियो था उस वीडियो में अभी आपने इंट्रोडक्शन और उसके बाद यूरोपियन एम्पेरियलिज्म समझ लिया है। यूरोपियन एम्पेरियलिज्म या यूरोपियन साम्राज्यवाद वो जड़ थी, वो समस्या थी जिसकी वजह से ये माइग्रेशन हो रहा है या डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ये दुनिया की किसी एक जगह पे नहीं हो रहा है, दुनिया के अलग अलग जगहों में यूरोपियंस जहां जहां जा रहे हैं वहां पर इस तरह के माइग्रेशन को फोर्स कर रहे हैं या इस तरह के डिस्प्लेसमेंट को फोर्स कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यूरोपियन सुपीरियरिटी, यूरोपियन ग्रीड और यूरोपियन प्रॉफिट जो टेंडेंसी है, इसकी वजह से सारा कुछ हो रहा है। आज की वीडियो से शुरुआत जो है वो नॉर्थ अमेरिका की हो रही है। नॉर्थ अमेरिका कैसा था और धीरे धीरे वहां के इनहाबिटेंट्स कैसे आए वहां पर और फिर यूरोपियंस ने उन्हें डिस्प्लेस कैसे किया, ये सब कुछ हम समझ लेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, है ना। ज्योग्राफिकल लोकेशन से शुरुआत करते हैं। नॉर्थ अमेरिका एक्सटेंड्स फ्रॉम द आर्कटिक सर्किल टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब ज्योग्राफी आपने पढ़ी हुई है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ह्यूमैनिटीज के जितने भी सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, पॉल साइंस, ज्योग्राफी, ये सारे, या बेसिकली हिस्ट्री ज्योग्राफी कह दो तो दो भाई भाई हैं। क्यों है? क्योंकि अगर आपको इतिहास समझना है तो बेसिकली ज्योग्राफी आपको इतिहास समझने में बहुत हेल्प करती है। क्या समझ रहे हो? ये बहुत 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 डीपली एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो जो ज्योग्राफी है वो आपको हिस्ट्री समझने और हिस्ट्री जो है वो आपको ज्योग्राफी भी समझने में हेल्प करती है। तो यहाँ पर ये हो गया आर्कटिक सर्किल। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स भी आपने पढ़े होंगे बहुत अच्छे से, तो यहाँ लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का चक्कर नहीं है। मैं वो सब मतलब ऑब्वियस सी बात है उसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करने जा रहा हूँ, बट मैं कुछ जैसे नाम लूँगा एक आध, तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि वो चीज़ें कहाँ पर हैं, क्या है। तो 0 डिग्री से हम 0 डिग्री से जैसे आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो 23.5 डिग्री पर आपको 23.5 पर आपको एक लाइन मिल रही है जिस लाइन का नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा मिल गई आपको। जब कर्क रेखा से आप और ऊपर की तरफ जाओगे तो ये पूरा नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा शुरू हो गया आपका। सो नॉर्थ अमेरिका स्टार्ट्स फ्रॉम, अब और ऊपर की तरफ जब जाओगे तो आपको 60 डिग्री के आसपास यहां से और ऊपर थोड़ा सा आर्कटिक सर्किल मिल जाएगा। ये हो गया आपका आर्कटिक सर्किल। आर्कटिक सर्किल से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच का जो मेन लैंड आपको दिख रहा है, दैट मेन लैंड इज बेसिकली नॉर्थ अमेरिका। इसी को हम नॉर्थ अमेरिका कहते हैं। क्लियर हो गया कि आर्कटिक सर्किल से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का जो मेन लैंड एरिया है दैट इज कॉल्ड नॉर्थ अमेरिका। सो हमने कहा नॉर्थ और साउथ का जो एक्सटेंशन हो गया वो समझ में आ गया। तो हमने कहा कि नॉर्थ से लेके साउथ तक अमेरिका कैसा फैला है,
आर्कटिक टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इधर वेस्ट की बात करोगे तो वेस्ट में आपका पैसिफिक ओशन, ये पैसिफिक ओशन है पूरा, ये पूरा पैसिफिक ओशन देख रहे हैं आप। पैसिफिक ओशन से ईस्ट में आप कह दो बाउंड्रीज टच कर रही हैं अटलांटिक ओशन को। सो अटलांटिक ओशन टू पैसिफिक ओशन और पैसिफिक ओशन टू अटलांटिक ओशन। तो इस तरीके से नॉर्थ साउथ और ईस्ट और वेस्ट आपका अमेरिकन एक्सटेंशन मिल गया, आपको नॉर्थ अमेरिका का एक्सटेंशन मिल गया। क्लियर है? ज्योग्राफी का ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन, या मैं कहूं नॉर्थ अमेरिका का ज्योग्राफिकल आउटलुक, ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन आपको पता चल गया। आगे बढ़ते हैं, अभी और बहुत सारी चीजें। अब इंटरनल कैसे वहां पर टोपोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन है उसको समझ लेते हैं। इंटरनल टोपोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? तो वेस्ट ऑफ द चेन ऑफ द रॉकी माउंटेन्स, अमेरिका में रॉकी माउंटेन बहुत फेमस ही है, आपको ही पता। तो रॉकी, फिर नीचे जाओगे एंडीज माउंटेन, ये हो गए आपके रॉकी माउंटेन के इलाके। ठीक है, तो ये रॉकी माउंटेन का इलाका हो गया। रॉकी माउंटेन के वेस्ट में आप जाओगे, पश्चिम में जाओगे, ठीक है, तो आपको डेजर्ट का इलाका मिलेगा, जिसे आप कहते हैं डेजर्ट ऑफ एरिजोना, डेजर्ट ऑफ एरिजोना और नेवाडा। बल्कि और आप फार वेस्ट में आओगे और पूरा पश्चिम में आओगे तो आपको यहां पर और माउंटेन रेंजेस मिलेंगी जो इसी नेवाडा से के नाम से जानी जाती हैं, सियरा नेवाडा कहते हैं इसके। क्लियर है? ये आपकी वेस्टर्न बाउंड्रीज को फॉर्म करता है अमेरिका की। क्लियर है? फिर आप देखेंगे ईस्ट की तरफ जाएंगे, तो ईस्ट की तरफ जब आप जाएंगे तो यू विल फाइंड सम ग्रेट प्लेन्स। पूरब की तरफ जाओ भाई, अभी वेस्ट देख लिया, अब पूरब की तरफ जाओ, तो ये आपके सेंट्रल प्लेन्स का इलाका आपको देखने को मिल रहा है। नॉर्मली ज्योग्राफी में पढ़ा भी है कि पहाड़ से नीचे उतरोगे तो प्लेटो और फिर प्लेन एरिया मिलेंगे भी। तो ग्रेट प्लेन्स जो है, और यहीं पर आपको चूंकि बहुत सारी वैलीज और रिवर्स का ओरिजिनेशन होता है, यहीं पे बहुत सारे रिवर्स जैसे अरकानसास है, मिसिसिपी है, ओहियो है, मिसौरी रिवर है, तो आप देख रहे हैं ढेर सारी रिवर है। तो रिवर्स की वजह से यहाँ पे लेक्स भी आपको मिलेंगे ढेर सारी, और आप बकायदा यहाँ पर इंपॉर्टेंट रिवर्स का पूरा नेटवर्क देख रहे हैं। और फार ईस्टर्न बाउंड्री की बात करेंगे तो फार ईस्टर्न बाउंड्री अपलाशियन माउंटेन जो है वो लगभग फॉर्म कर रहा है। तो ये हो गया हमारा आपके नॉर्थ अमेरिका का टोपोग्राफिक एनालिसिस और ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन आपने देख ही लिया कि आर्कटिक सर्कल से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, पैसिफिक ओशन से अटलांटिक ओशन। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं, यहां पे क्या हो रहा है, कैसे धीरे धीरे सेटलमेंट हो रहा है। क्लियर है? तो अभी और साउथ में देख लो, तो साउथ इज मैक्सिको, दक्षिण में मैक्सिको है, और ऊपर की तरफ आओगे जब, ये तो नॉर्थ अमेरिका, पूरे कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं हम, यूएसए की बात नहीं कर रहे हैं पर्टिकुलरली। तो नॉर्थ अमेरिका में ये हिस्सा हो गया आपका यूएसए का, और ये ऊपर का हिस्सा हो गया आपका कनाडा, जिसे आप कहते हैं, ये यूएसए का हिस्सा हो गया। तो कनाडा और अमेरिका, और फिर ये मैक्सिको का हिस्सा हो गया यहाँ पे सेंट्रल अमेरिका, फिर ये साउथ अमेरिका हो गया आपका, ये कैरेबियन आइलैंड हो गए यहाँ पे। ठीक है, बहामास और तमाम ये सब। मैक्सिको के बाद 40 बात वो कर रहा है कि साउथ में मैक्सिको है, और कनाडा का उस समय, जिस समय की हम बात कर रहे हैं, उस समय 40% एरिया ऑफ कनाडा वाज ऑक्यूपाइड और फिल्ड विथ फॉरेस्ट्स। ठीक है, भरा हुआ था, जंगलों से ही भरा हुआ था पूरा। ठीक है, 40% जो कनाडा का एरिया है दैट वाज कवर्ड बाय द फॉरेस्ट, पूरा जंगली एरिया था। इसके बाद यहां पर इस नॉर्थ अमेरिका में बहुत सारे ऑयल्स के, गैसेस के और मिनरल रिसोर्सेज के डिपॉजिट थे। क्लियर है? ये आइडिया लग गया आपको नॉर्थ अमेरिका का। यूरोपियन सेटलर्स अभी आएंगे, यूरोपियन सेटलर्स आने के पहले भी यहाँ पर माइग्रेशन होगा, पहले नेटिव अमेरिकन का। ठीक है, तो पहले हम समझ लेते हैं यहाँ पे, बाद में यूरोपियन सेटलर्स आएंगे। पहले हम थोड़ा सा यहाँ के लोकल लोग कैसे हैं, कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं, और इसके अलावा कैसे ये लोग आ रहे हैं उसके बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, तो लोकल लोग यहाँ पर बेसिकली माइनिंग इंडस्ट्रीज में इन्वॉल्व हैं थोड़ा बहुत, इसके अलावा एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज में, मतलब एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं, कुछ एक्सटेंसिव लेवल पर एग्रीकल्चर होता है यहाँ पे, और ये लगभग पिछले 200 सालों से चल रहा था। और यहाँ पर अफ्रीका और आपके यूरोप और चाइना के बहुत सारी इमिग्रेंट्स, बहुत सारे लोग यहाँ पे ऑलरेडी आके बसे हुए थे। मतलब अभी जो कॉलोनाइजेशन होगा, उस कॉलोनाइजेशन के पहले भी यहाँ पे यूरोपियंस आके बसे हुए हैं। अमेरिका की खोज कोलंबस ने की, ये कहा जाता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि कोलंबस को क्रेडिट दे दो आप, बात अलग है, लेकिन उसके पहले बहुत सारे यूरोपियंस आके निकल गए थे। बहुत सारे यूरोपियंस को पता था कि ये एरिया है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। क्लियर है? तो बहुत सारे यूरोपियंस, अफ्रीकन और चाइनीज लोग
जो है वो यहाँ पर रहते थे, अपने अपने अलग अलग सेटलमेंट्स में इन्वॉल्व थे। और नेटिव अमेरिकन लोगों को यूरोपियंस का पता भी नहीं था। मतलब नेटिव अमेरिकन लोग जो कि नॉर्थ अमेरिका में हजारों सालों से रह रहे थे, इनके बारे में यूरोपियंस को पता ही नहीं था। यूरोपियन के का एग्जिस्टेंस है ये लोग जो नेटिव लोग हैं ये जानते ही नहीं थे। क्लियर है। अब नेटिव लोग कैसे आके बसे, तो नेटिव लोग जो आके बसे इसके बारे में अलग अलग थ्योरीज हैं। बहुत चूंकि डिटेल में आपके बुक में वो सब कुछ नहीं है और 11th के सिलेबस में वो नहीं है, लेकिन बेसिक आइडिया कि कैसे आपके आपके जो नेटिव सेटलर्स हैं, नेटिव लोग हैं, इनहैबिटेंट्स हैं, जो यहाँ के अबॉरिजिन्स हैं, वो यहाँ पे आके कैसे बसे उसके बारे में जरूर हम बात कर सकते हैं। तो कहा जाता है कि जो शुरुआती इनहैबिटेंट्स हैं, जो अर्लीस्ट इनहैबिटेंट्स हैं, जिन्हें बाद में यूरोपियंस ने नेटिव कहा यहाँ के लोगों को, तो ये लोग अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में लगभग 30,000 साल पहले आके बसे होंगे। क्लियर है। और 30,000 साल पहले यहां पर आइस एज का पीरियड था, ग्लेशिएशन का पीरियड था। ठीक है ना। तो 30,000 साल के आसपास आके बसे। और कैसे आए, तो ये एक लैंड ब्रिज के थ्रू आए। वो लैंड ब्रिज का एरिया जो है ये कहलाता है बेरिंजिया। ये बेरिंग स्ट्रेट है, आपको ही पता है बेरिंग स्ट्रेट आपके एशिया और यूरोप को अलग करता है। बेरिंग स्ट्रेट बेसिकली एशिया और अमेरिका को अलग करता है। आप कह दो बेसिकली, यूरोप नहीं, एशिया और अमेरिका को अलग करता है। ठीक है। अमेरिका को अलग करता है। ये बेरिंग स्ट्रेट हो गया आपका यहाँ पे। और बेरिंग स्ट्रेट से ही रिलेटेड एक ब्रिज था जिसे बेरिंजिया कहा गया। और ये बेरिंजिया बेसिकली कहा यह जाता है कि शुरू में जब आपका आइस एज था, उस समय टेम्परेचर बहुत कम था अर्थ का, तो टेम्परेचर के कम होने की वजह से यहाँ पर एक लैंडमास बना हुआ था। ये लैंड एरिया से कनेक्टेड था। और ये लैंड एरिया से कनेक्टेड होने की वजह से ही ये बेरिंग स्ट्रेट के आसपास एरिया बना, जिसे क्या कहा गया, बेरिंजिया कहा गया। ध्यान रखिएगा। क्लियर है। अब इस बेरिंजिया को ही क्रॉस करके, ठीक है, ये लोग आए और दक्षिण की तरफ माइग्रेट करने शुरू हो गए। ठीक है। तो ये लैंड रूट है। ये रेड एरिया जो आपको दिखा रहा है यहाँ पर, ये लैंड रूट है जिसमें से आके यूरोपियंस जो इनहैबिटेंट्स हैं, ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स हैं, नॉट यूरोपियंस, जो ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स हैं वो आके बस गए। और बाद में फिर ये तमाम पूरे अमेरिका के दूसरे एरियाज की तरफ माइग्रेट करते गए। ठीक है। नॉर्थ अमेरिका से सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका की तरफ माइग्रेट करते चले गए। तो ये इनका जो है वो डेवलपमेंट का पाथ है। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। बेरिंजिया ये लैंड स्टेट कहलाता है। बाद में फिर ये माना गया, जैसे जैसे अर्थ का क्लाइमेट वार्म हुआ, तो वार्म होने की वजह से आपको ये पता है कि बहुत सारा जो ग्लेशियर है, बहुत सारा जो ऑलरेडी ग्लेशिएशन हो रखा था, जो बर्फ जम रखी थी, वो पिघलनी शुरू हुई वार्म होने की वजह से, और मेल्ट हुआ तो सी लेवल बढ़ा। सी लेवल बढ़ने की वजह से आपका ये जो बेरिंग स्ट्रेट है, या मैं कहूँ ये जो बेरिंजिया का इलाका है, ये बेरिंजिया का इलाका सबमर्ज हो गया उसमें। क्लियर है। तो अब वो बेरिंजिया नहीं है, लेकिन उस समय बेरिंजिया था। और बेरिंजिया होने की वजह से ये पूरा लैंड रूट से कनेक्टेड था। और लैंड रूट से कनेक्ट होने की वजह से ही यहाँ पे जो एशिया की ट्राइब्स हैं, एशियन लोग हैं, ये लोग आके यहाँ पर धीरे धीरे सेटल होने शुरू हो गए। क्लियर है। दक्षिण की तरफ आ गए एशिया से। चलो, अमेरिका में जो पुराने आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं लगभग 11,000 साल के आसपास के मिलते हैं। क्लियर है। और ये इस चीज को पॉइंट आउट करते हैं, इस एरो को पॉइंट आउट करते हैं कि हाँ, एशिया से ही बेसिकली ये लोग आए हैं। ध्यान रखिएगा। और एशिया से आकर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका, ये पूरे मैक्सिको के इलाके में सेटल हुए हैं आके। क्लियर है। तो नेटिव आके कैसे बसे, ये क्लियर हो गया। यहाँ पे लगभग 5,000 साल के पहले ये जब क्लाइमेट यहाँ पे वार्म हुआ और कंडीशंस और स्टेबलाइज हुई, तो धीरे धीरे इनकी पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हुई और इन्होंने इसी पर्टिकुलर एरिया को अपना जो है वो सेटलमेंट बना लिया, अपना जो है वो घर बना लिया। और इस तरीके से नेटिव लोग यहाँ पर बसने लग गए। क्लियर है। ये लोग ग्रुप में रहते थे, समूहों में रहते थे, जिन्हें हम बैंड कहते थे। ध्यान रखिएगा। क्लियर। सो दीज पीपल लिव्ड इन बैंड्स। ये लोग समूहों में रहते थे, ग्रुप में रहते थे। ज्यादातर आप ट्राइबल्स की बात करोगे जब, तो ट्राइबल कभी भी आपको ज्यादा इंडिविजुअल नहीं मिलेगा। कभी भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि ट्राइबल व्यक्ति एक अकेला रह रहा हो। ऑब्वियसली बात है, ट्राइबल कबीलाओं के रूप में रहेंगे, ग्रुप ऑफ पीपल, क्योंकि भाई जब माइग्रेट करके आए तो वो थोड़ा सा, है ना, उस समय व्यक्ति समूहों के रूप में रहना सीख गया था, है ना। एक सोशल स्ट्रक्चर जो है, सोशल स्ट्रेटा जो है वो डेवलप होना शुरू हो गया था। क्लियर। तो ये बैंड के फॉर्म में रहते थे, है ना। और ये बैंड्स, छोटे छोटे जो ग्रुप होते थे, इन ग्रुप को बाद में और जब एक्सपांशन हुआ और पॉपुलेशन बढ़ी तो विलेजेस के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इन ग्रुप का अपना एक गांव बन गया
और ये विलेजेस जो है बेसिकली आपके रिवर एरियाज में रहते थे। और रिवर एरिया में क्यों रहते थे वे बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके पहले जो पहल चैप्टर था, सेकंड चैप्टर था, उसमें भी हमने तमाम चर्चा की है इसके बारे में कि रिवर्स के आसपास ही सिविलाइजेशंस जो है वो क्यों विकसित हुई हैं, वो मैंने वहां पे बताया हुआ है। नॉर्मली इनको खाने पीने की चीजें, ठीक है, और पानी तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, ये लाइफ को सस्टेन करने के लिए, मूवमेंट के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो तमाम सहूलियतें हो जाती थी पानी से, इसलिए पानी के आसपास रहते थे, ठीक है। फिश खाते थे बेसिकली, मीट खाते थे बेसिकली, है ना, और इसके अलावा मक्का और अन्य सब्जियों को उगाते थे, जिसके लिए रिवर सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स होगा। भाई अगर आप कल्टीवेशन करेंगे तो कल्टीवेशन के लिए भी आपको रिवर के ऊपर ही डिपेंडेंट रहना होगा, बिना रिवर के तो आपका कल्टीवेशन संभव होगा नहीं। खेती भी करोगे आप कोई भी वेजिटेबल के अलावा बाकी दूसरी कोई क्रॉप, अगर जैसे मेज उगा रहे हैं, मक्का उगा रहे हैं, तो वो कैसे होगा? वो होगा बेसिकली आपके रिवर्स के थ्रू। आपको थोड़ा बहुत तो इरिगेशन वगैरह देना पड़ेगा। मछलियां इनका स्टेपल फूड है, तो मछलियां कैसे खाओगे आप? पानी से तो निकाल के खाओगे, ठीक है। तो ये बेसिक आइटम है जो इनको कंज्यूम करने में मिल जाते थे रिवर्स से, ठीक है। शिकार वगैरह कर लिए तो बाकी एनिमल्स का मीट मिल गया इनको। चलो, इसके अलावा अपने भोजन की तलाश में कई बार, क्योंकि कई बार होता ये था कि एक पर्टिकुलर जगह पर जब रहते थे, वहां के भोजन को कंज्यूम करते थे, वहां पर शिकार करते थे, तो वहां पे बाकी एनिमल्स की ऑब्वियस सी बात है कमी हो जाएगी, या एनिमल्स ही वहां से माइग्रेट कर जाएंगे। तो ये लोग भी अक्सर क्या होता था, लंबी लंबी यात्राओं में बने रहते थे, ताकि ये लोग भोजन की तलाश करते रहें, ठीक है। ज्यादातर उस समय कुछ जो जंगल में प्रोमिनेंट एनिमल थे, बाइसन, ठीक है, जंगली बफेलो, ठीक है, वाइल्ड बफेलो, ये लोग पूरे इस एरिया में इस तरह के जानवर घूमा करते थे। और कई बार तो ये इनका हंटिंग भी करेंगे, शिकार भी करेंगे। बस ध्यान ये रखते थे शिकार करने के दौरान कि उतने ही एनिमल्स को किल करते थे जितनी इनको नीड है, कभी भी एक्सेस में इन्होंने किलिंग नहीं करी। सो दे ओनली किल्ड एज मेनी एनिमल्स एज दे नीडेड फॉर फूड। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन एस्पेक्ट दिख गया हमको ट्राइबल लाइवलीहुड का, ट्राइबल आजीविका का, नेचर के साथ अलाइनमेंट में एक सस्टेनेबल अप्रोच होती थी। ये सस्टेनेबल अप्रोच इनको कभी भी इस प्रॉब्लम में नहीं डालती थी कि इनका भोजन कब अरेंज होगा। ये आपने चैप्टर 8 में भी डिस्कशन किया था। चैप्टर 8 में भी वहां की ट्राइब जो है वो स्पेनिश लोगों से पूछती है कि जो लोकल ट्राइब के लोग हैं वो लोग ये बात करते भी हैं कि यार आपको जो भोजन है वो मिल तो जाता ही है, क्या आपके रिवर्स, आपके जो ज़मीन है, आपकी लैंड, आपकी जो एग्रीकल्चर लैंड है वो आपको सफिशिएंट अमाउंट में प्रोडक्शन नहीं देती है कि आप सफिशिएंट भोजन इकट्ठा कर पाएं? क्या प्रॉब्लम्स हैं भाई? हमारे यहाँ तो हम जब सो रहे होते हैं या फिर हम नहीं भी हैं इस दुनिया में, मान लीजिए हमारी डेथ भी होती है, तो हमें ये टेंशन नहीं रहती कि हमारी जनरेशन को, हमारी फैमिली को फूड कहाँ से मिलेगा। हम जिस लैंड में रहते हैं वो उसके लिए हम इतने कॉन्फिडेंट हैं कि सफिशिएंट अमाउंट में वो हमें न्यूट्रिशन देती रहेगी, फूड देती रहेगी। क्लियर? तो ये ट्राइबल्स का आप देखेंगे कॉमन नोशन हर जगह आपको मिल जाएगा। चलो, दे डिड नॉट अटेम्प्ट एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर। क्लियर है? तो आप देखोगे कि यहां पर खेती बहुत ज्यादा नहीं होती। ये सारे एविडेंसेस हैं बाद में जब इन ट्राइब्स के ऊपर थोड़े बहुत लेवल, क्योंकि शुरू में तो इन ट्राइब्स को बिल्कुल भी सब्जुगेट किया गया और स्थिति ये हुई कि जो अमेरिकन लोग हैं, अमेरिकन लोगों ने, या मैं अमेरिकन की बात जब कर रहा हूं तो यहां पर यूरोपियन अमेरिकन की बात हो रही है, यानी जो यूरोप से आए लोग थे यहाँ पे और जो बाद में नेटिव अमेरिकन बन गए, तो ये लोग बेसिकली यहाँ के लोगों को क्या बारबेरियन कह देंगे, अटैकर्स या इन्वेडर कह देंगे, ठीक है ना। तो इनके साथ में आइडेंटिटी जो है वो खराब वाली जोड़ दी जाएगी, है ना। तो इनका कोई रिसर्च ही नहीं होगा, बहुत बाद में इनके ऊपर रिसर्च होंगे और इवन खुद इनको मोटिवेट किया जाएगा इनकी हिस्ट्री लिखने के लिए, ध्यान रखिएगा। तो दे डिड नॉट अटेम्प्टेड एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर। क्लियर है? ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे पास एविडेंसेस हैं कि ये लोग सरप्लस प्रोड्यूस नहीं करते थे। क्लियर है? अच्छा, सरप्लस प्रोड्यूस नहीं करोगे तो उसके दो रीजन है। एक तो आप उस चीज को और आगे नहीं कैरी कर पाओगे। भाई सरप्लस प्रोड्यूस करोगे तो उसका एक हिस्सा तो खा लोगे और दूसरी चीज खाने के बाद फिर आप कुछ अमाउंट रखोगे जो आगे अगले साल बीज के लिए काम आएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा था। ये खेती इसीलिए ज्यादा नहीं हो पाती थी, एक्सटेंसिव नहीं हो पाती थी। थोड़ी बहुत खेती होगी, उसको कंज्यूम कर लिया और अब पॉसिबल नहीं है कि कुछ बचा हो जिसको आगे हम कैरी ऑन कर सके और आगे एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कर सकें। क्लियर है? इन ट्राइब्स ने किंगडम्स और एम्पायर्स भी डेवलप नहीं किए थे, जैसा कि आगे जाके हमें सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका में जैसे इंका और एज़टेक्स के एम्पायर देखने को मिल रहे थे।
ऐसे आपको यहां देखने को नहीं मिलेंगे। क्लियर है? ये लोग जो भी उपलब्ध होता था उसी से संतुष्ट हो जाते थे। जो भी फूड मिल जा रहा है और जो शेल्टर मिल जा रही है, इनको नेचुरल तरीके से, ध्यान रखियो, जो नेचुरल तरीके से नेचर से मिल जा रही उसी से ये संतुष्ट हो जाते थे। क्लियर है? और बिल्कुल भी कोई ओनरशिप या प्रोप्राइटरशिप की फीलिंग इनके अंदर नहीं थी। ओनरशिप नहीं था इनके अंदर, प्रोप्राइटरशिप नहीं था इनके अंदर कि जमीन की ओनरशिप करें, जमीन को ओन करें और जमीन को ओन करने के बाद हम उसकी प्रोडक्टिविटी को गेन करें। सारा कुछ यूरोपियन से ही आएगा, ध्यान रखना है ना। इनके ट्रेडिशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको एक फीचर ये मिलेगा कि ये लोग अलायंसेस बनाते थे। ठीक है? और अलायंसेस का मतलब होता था कि भाई ग्रुप बनाते थे और ये ग्रुप इन्हें प्रोटेक्ट करने, ठीक है, कभी कभार इनकी नीड्स को पूरा करने में हेल्प करता था, ध्यान रखना। क्लियर है? इसके अलावा एक दूसरे के प्रति कृतज्ञता या ग्रैटिट्यूड व्यक्त करने के लिए गिफ्ट्स का एक्सचेंज करते थे। किसी पर्टिकुलर ग्रुप को या पर्सन को रिक्वायरमेंट है किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी गुड्स की, किसी भी कमोडिटी की, तो उसको ए पर्सन दे देगा, यानी ए को बी, मतलब ए बी को दे देगा, बी ए को दे देगा। और इसमें ये बहुत प्रसन्नता महसूस करते थे क्योंकि ओनरशिप जैसा कुछ था नहीं, कमर्शियलाइजेशन नहीं था। ठीक है? तो गुड्स या कोई भी वस्तुएं जो है वो खरीदने का कोई पर्पस होता ही नहीं था। या मैं कह दूं कि वस्तुओं को कमर्शियलाइज नहीं किया गया था, वहां पे व्यापार का पैटर्न ही नहीं था इनके पास। जो भी चीज की आवश्यकता होती थी वो उपहार के तौर पर एक दूसरे से एक्सचेंज कर ली जाती थी, गिफ्ट के तौर पर एक दूसरे से एक्सचेंज कर ली जाती थी। क्लियर है? बहुत सारी लैंग्वेजेस यहां पर बोली जाती थी नॉर्थ अमेरिका में। हालांकि इन लैंग्वेजेस का कोई रिटन बेस नहीं है, इसीलिए ये लैंग्वेजेस रिटन नहीं है। मतलब इन लैंग्वेजेस को इन्होंने एक्सप्रेस तो करा, अपने थॉट्स, इमोशंस को एक्सप्रेस करा, उसके लिए इस्तेमाल किया, लेकिन इनमें से कोई भी लैंग्वेज रिटन फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं की गई। जैसा कि आप आगे जाके देखोगे माया वगैरह की सिविलाइजेशन जो आपको सेंट्रल अमेरिकन सिविलाइजेशन मिलती है, वहां पर रिटन फॉर्म में आपको लैंग्वेज देखने को मिलेगी, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? इनका एक फेथ था या विश्वास था, क्लियर है, कि जो समय है वो हमेशा कॉन्टिन्यूसली चेंज होता रहता है, आगे मूव करता रहता है, चक्र में चलता रहता है। और हिस्टोरिकल चीजें जो होती हैं वो क्या होती हैं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होंगी और फिर वो रिपीट होंगी, ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से ये अपनी जनरेशन में जो भी इनके ट्रेडिशन या कल्चर्स थे वो क्या करते थे, वो पास करते रहते थे कि भाई हमारी ओरिजिन कैसे हुई, हम कैसे आए यहाँ पर, और आपको जानना चाहिए कि आप हैं बेसिकली कौन, आपकी आइडेंटिटी क्या है। ये सारी चीजें जनरेशन टू जनरेशन जो है वो ट्रांसफर करते रहते थे ओरल ट्रेडिशन के थ्रू, यानी एक मौखिक परंपरा के थ्रू अपने आने वाली जनरेशन को अपने बारे में बताते रहते थे और इस तरीके से सारी बातें जो होती थी वो फैलती रहती थी, ध्यान रखना। क्लियर है? इसके अलावा दे वर स्किल्ड क्राफ्ट्स पीपल, बहुत सारी आर्ट को जो है वो क्राफ्ट करना, तो स्किल्ड क्राफ्ट्समैन थे, ध्यान रखिएगा। ठीक है? टेक्सटाइल फॉर्मेशन करते थे। देखो आप इनके अटायर से आपको देखने को समझ में आ जाएगा कि कितने बेहद स्किल्ड आर्टिस्ट थे और कितने बेहद स्किल्ड क्राफ्ट्समैन थे। तो बेहतर क्वालिटी का कपड़ा भी, चूंकि वहां पर आपको सफिशिएंट अमाउंट में कॉटन वगैरह मिल जाएगा, ठीक है, वो पहले से भी प्रोड्यूस हो रहा था। तो यहाँ के लोग टेक्सटाइल, ब्यूटीफुल टेक्सटाइल, या मैं कहूँ कि बेहतर क्वालिटी के बहुत सुंदर तरीके के परिधान या वस्त्र भी बनाने में सक्षम थे। ठीक है? तो ये एक पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक हो गई। दे कुड रीड द लैंड। ठीक है? इसका मतलब है जिस जगह पर रहते थे उस जगह की टोपोग्राफी को, उस जगह के चेंजेस को, लैंड से रिलेटेड चेंजेस को बहुत बेहतर तरीके से ये एनालाइज कर लेते थे, समझ जाते थे। ठीक है ना? जैसे कि किस तरीके से यहाँ पर मौसमी या वातावरणीय परिवर्तन होने वाले हैं, उन वातावरणीय परिवर्तनों के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेना, जलवायु में परिवर्तन कैसे होने वाले हैं, उन जलवायु परिवर्तन के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेना। क्लियर है? तो ये आप ध्यान रखो कि ये टेक्नोलॉजी पूरी नेचुरल, नेचर से जुड़ी हुई है। जैसे आज के डेट में पढ़े लिखे लोग जो हैं, जिस तरीके से पढ़े लिखे लोग सारी क्लाइमेटिक चेंजेस को नोट करते हैं और नोट करने के बाद फिर उसको क्या करते हैं, हम जैसे प्रेडिक्ट करते हैं कि मौसम इस तरीके से होने वाला है, मौसमी परिवर्तन इस तरीके से होने वाले हैं, उसको ये बिना किसी एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन या बिना किसी चेंज के या बिना किसी रिटन वर्क के बहुत आसानी से जुड़ाव की वजह से, एक कनेक्ट होने की वजह से नेचर के,
बता सकते थे कि इस तरीके से मौसम में परिवर्तन होने वाले हैं आने वाले समय में। तो पूरी तरीके से आप देख रहे हो कि नॉर्थ अमेरिका की जो ट्राइब है ये किनसे जुड़ी हुई है, वो नेचुरल फिनोमेना से जुड़ी हुई है। इनके वे ऑफ लिविंग के बारे में आपने समझ लिया। अब धीरे से जब यहाँ पर यूरोपियन सेटलर्स आएंगे तो आप देखेंगे कि कैसे इनके जीवन में परिवर्तन होने वाले हैं। तो इनका इंक्लिनेशन देख लिया आपने, इनका वे ऑफ लिविंग देख लिया, कहाँ से बेसिकली आए, ओरिजिन इनकी क्या हुई ये आपने देख लिया। अब अगले वीडियोस में हम नॉर्थ अमेरिका में जो चेंजेस हैं उनके बारे में समझते हैं। सारे वीडियोस जो हैं आपके दे ऑल आर अरेंज, ठीक है, क्योंकि अब हम चैप्टर 10 के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। दिस इज योर सेकंड लास्ट चैप्टर, उसके बाद आपका चैप्टर 11 शुरू होगा। दैट वुड बी द लास्ट चैप्टर ऑफ योर क्लास 11। सो सारे वीडियोस जो हैं वो आपके अरेंज हैं। सो यू कैन ईजिली फाइंड दोज वीडियोज थ्रू द मैग्नेट ब्रेन्स वेबसाइट www.magnetbrains.com। जैसे आप सर्च करेंगे आपको इस तरीके का एक पेज मिलेगा जिसमें सारे क्लासेस के जो वीडियोस हैं वो उस तरीके से आपको अरेंज मिलेंगे। तो आप जो भी पर्टिकुलर क्लास का वीडियो देखना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल क्लास 11 की हम बात करें तो क्लास 11 पे आप जब क्लिक करोगे यू विल गेट द लिस्ट ऑफ द सब्जेक्ट अलॉन्ग विद द फैकल्टी मेंबर्स, ठीक है। स्क्रॉल करेंगे आप तो आपको वहाँ पे आगे क्लास 11th हिस्ट्री दिख जाएगा, फुल कोर्स। यू विल क्लिक ऑन इट। जैसे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे चैप्टर वाइज वीडियोस जो हैं वो आपको इस तरीके से देखने को मिल जाएंगे, और सेक्शन, टॉपिक, सब टॉपिक, थीम वाइज सारे वीडियोस हैं। एज सुन एज यू क्लिक ऑन एनी पर्टिकुलर टॉपिक वीडियो विल स्टार्ट प्लेइंग। इस तरीके से वीडियो जो है वो प्ले होना शुरू हो जाएगा और आपके बहुत कम से कम एफर्ट में आपके टिप पे वो वीडियो होगा। सो दिस इज आवर एफर्ट टू मिनिमाइज योर एफर्ट्स एंड enhance your productivity. So stay tuned with Magnet Brain, like the videos, subscribe the channel and share the videos जितना ज़्यादा possible हो सके उतना। So stay tuned with Magnet Brains. Thank you. Hey everyone, this is Indra Vikram. Welcome to Magnet Brains. इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं एनकाउंटर्स के बारे में, यानी यूरोपियंस का एनकाउंटर किनके साथ में हो रहा है, नेटिव लोगों के साथ में हो रहा है, जो वहां के रहने वाले लोग हैं, है ना। तो इसके पहले वाले वीडियो में आपने डिस्कशन कर लिया है किस चीज के बारे में, इसके पहले वाले वीडियो में आपने डिस्कशन कर लिया है कि जो नॉर्थ अमेरिका और नेटिव पीपल हैं वो कैसे थे, यानी नॉर्थ अमेरिका का जो कॉन्टिनेंट है उसके ज्योग्राफिकल लोकेशन, उसके टोपोग्राफी के बारे में बात कर ली, और उसके बाद फिर नेटिव लोगों के बारे में बात कर लिया। अब वैसे ही आगे जस्ट कहानी बढ़ रही है कि जो नेटिव लोग हैं उनका यूरोपियंस के साथ में एनकाउंटर हुआ, क्या क्या चीजें हुई और फिर कैसे कैसे आगे की स्टोरी बढ़ी। तो देखो, जब यूरोपियंस लोग आए यहाँ पे, जब यूरोपियंस लोग बेसिकली इनके कांटेक्ट में आए, है ना, नेटिव अमेरिकन्स के या जो नेटिव लोग हैं अमेरिका में रहने वाले, तो जब इनके कांटेक्ट में आए, ठीक है, तो नेटिव पीपल्स को इन लोगों ने डिफरेंट नाम से बुलाया। आज भी बहुत सारे टर्म्स ऐसे इस्तेमाल होते हैं जो उस जमाने में यूरोपियंस ने इन नेटिव लोगों के लिए इस्तेमाल किए थे। क्लियर है। जैसे कि वर्ड एबोरिजिन, तो एबोरिजिन वर्ड हम नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं सामान्य बोलचाल की भाषा में जो नेटिव लोग हैं उनके लिए। एबोरिजिन बेसिकली यूरोपियंस ने सबसे पहले जब ऑस्ट्रेलियंस को खोजा था, क्लियर है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में जब देखा कि भाई यहाँ पे हम मतलब यूरोपियंस गए तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे लोग पहले से ट्राइब लोग रह रहे हैं, ट्राइबल्स रह रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये वो लोग हैं जो पहले से, एब का मतलब क्या होता है, फ्रॉम, और ओरिजिन का मतलब द बिगिनिंग, यानी दे आर ऑलरेडी हियर फ्रॉम द बिगिनिंग, ये तो पहले से हैं, शुरुआत से, जब हम नहीं थे तब भी। तो इस तरीके से एबोरिजिन वर्ड जो है वो लैटिन का, फिर इंग्लिश, और फिर जो है वो सामान्य बोलचाल की भाषा बन गया। वैसे ही अमेरिकन इंडियन की बात करते हैं हम, तो अमेरिन या अमेरिंडियन, अमेरिकन इंडियन के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो लोग कहाँ रहते थे, नेटिव अमेरिका या कैरेबियन या साउथ अमेरिका, मतलब जो नेटिव अमेरिकन्स थे वो बेसिकली जो साउथ अमेरिका और कैरेबियन में रहते थे उनके लिए अमेरिंडियन या अमेरिंड या अमेरिकन इंडियन वर्ड इस्तेमाल किया जाता। तो जैसे ही यूरोपियन एनकाउंटर हुआ तो यूरोपियन एनकाउंटर का एक आज भी लिगेसी कह दो आप, जो कि व्याप्त है, जो कि सस्टेन कर रहा है, बना हुआ है और आगे बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है, इन नामों के थ्रू। इन नामों से नेटिव लोग अभी भी पहचाने जाते हैं। चलो, सो फर्स्ट नेशंस पीपल, ठीक है, यानी ये जो ऑर्गेनाइज नेटिव ग्रुप थे, ऑर्गेनाइज नेटिव ग्रुप के जो लोग हैं इनको रिकॉग्नाइज किया किसने, कैनेडियन गवर्नमेंट ने, है ना, और ये किसके थ्रू हुआ, इंडियन एक्ट 1876 के थ्रू हुआ। क्लियर है। तो सबसे पहले 1876
का जो एक्ट था, इंडियन एक्ट ऑफ 1876। अब देखो यहाँ पर इंडियन वर्ड क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है, तो देखो इंडियन वर्ड सिंपल सी चीज़ है। यूरोपियंस जब खोजने निकले हैं ना दुनिया में, जब आपका सिल्क रूट और वाला जो ट्रेड है ना, सिल्क ट्रेड रूट है, सिल्क रूट वाला जो व्यापार का रास्ता है, जब वो बंद हुआ ना, तो उसके बाद जब आपका वेस्टर्न यूरोप अल्टरनेटिव ट्रेड रूट खोजेगा तो वो पूर्व की तरफ भारत को ही खोजने आया था बेसिकली। यही कारण है कि दिमाग में भारत है, तो जहाँ जहाँ वो गए और उनको समझ नहीं आया कि मतलब भारत ही है कि नहीं है, तो वो उसको क्या बनाएंगे, उसको ये भारत ही मान के चलेंगे, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? इसलिए यहाँ पर शुरुआत में ब्रिटेन में भी जो पास हो रहा है वो इंडियन नाम से ही पास हो रहा है। तो इंडियन एक्ट ऑफ 1876 जो है पास किया गया, और उसमें कैनेडियन गवर्नमेंट जो है ना, इसने यहाँ के नेटिव लोगों को रिकॉग्नाइज किया। अब कैनेडियन गवर्नमेंट क्योंकि यूरोपियन लोगों के द्वारा डोमिनेटेड है ना, मतलब जो आज आपको कनाडा में दिख रहे हैं दे आर बेसिकली यूरोपियंस, ये तो आके यूरोप से बस गए कनाडा में। अब ये नेटिव लोगों को वेरीफाई कर रहे हैं, नेटिव लोगों को आइडेंटिटी दे रहे हैं, देखो रिकॉग्निशन दे रहे हैं। तो कितनी उल्टी बात हो गई कि नेटिव लोगों को अब रिकॉग्निशन मिल रहा है उन लोगों से जो बाहर से आके बसे हैं, और नेटिव लोग मार्जिनलाइज्ड हो गए एक तरीके से, और उनको रिकॉग्निशन मिल रहा है। रिकॉग्निशन वो भी किन लोगों से, जो लोग बाहर से आके बसे हुए हैं। क्लियर है? तो बाहर से आके जो बसे हुए लोग थे, कैनेडियन गवर्नमेंट जब भाई वहां पे सेटल हो गए पूरा और उनका पॉलिटिकल सिस्टम डेवलप हो गया, तब ये सारा सिस्टम हुआ। कैनेडियन गवर्नमेंट ने बाद में 1876 में एक्ट पास करके इनको जो है ग्रुप ऑफ पीपल या बैंड के तौर पर रिकॉग्नाइज करेगी, और बाद में नेशन वर्ड भी इनके लिए इस्तेमाल होगा कि हाँ ये इंडिजिनस जो लोग थे, है ना, ये लोग बेसिकली नेचुरली इसी प्लेस को बिलोंग करते हैं, है ना, कि हमारे आने के पहले से जो लोग रह रहे हैं यही यहाँ के ओरिजिनल्स हैं, यही यहाँ के अबॉरिजिन्स हैं, यही यहाँ के नेटिव हैं, है ना। तो अब नेटिव अमेरिकन्स या कह दो कि अबॉरिजिन्स, या आप कह दो इंडिजिनस पीपल, या आप कह दो बैंड्स, ये डिफरेंट टर्म देकर रिकॉग्निशन दिया गया इन लोगों को। तो बहुत बाद में, बहुत सालों बाद इनको रिकॉग्निशन मिला। 17th सेंचुरी में आके ये लोग बस गए, है ना, और बाद में 19th सेंचुरी में इनको रिकॉग्निशन मिल रहा है। आगे देखो 1980 में फिर नेशन वर्ड इनके लिए इस्तेमाल किया गया कि चलो इसी राष्ट्र को बिलोंग करते हैं, ये दे आर ऑल्सो द नेशनल्स, यहाँ के ही रहने वाले हैं, सिटीजन्स हैं यहाँ पे। क्लियर है? और ये जो अमेरिका के लोग हैं या जो नेटिव अमेरिकन्स हैं, इनको आइडेंटिफाई कैसे किया गया कि देखो जो ब्राउन कॉम्प्लेक्शन लोग हैं, है ना, और जो तब से रह रहे हैं यहाँ पे, जिनको कोलंबस ने गलती से इंडिया समझ लिया था या इंडियन समझ लिया था, है ना, यानी कि जब कोलंबस निकला था तो कोलंबस ने ये सोचा कि वो इंडिया आ गया है, और इंडिया आने के बाद यहाँ के लोगों को भी उसने इंडियन ही मान लिया। तो बेसिकली ये उसने कहा कि ये वेस्ट इंडिया के लोग हैं, ब्राउन कॉम्प्लेक्शन थे, इसलिए इनको नाम दे दिया गया रेड इंडियन। क्लियर है? तो ये कॉमनली तब से ये शब्द जो है वो प्रचलन में आ गया और बना हुआ। आज भी रेड इंडियंस दे आर द नेटिव्स ऑफ द अमेरिका, है ना। तो अमेरिका और उस पूरे नॉर्थ अमेरिका की बात कर लो तो नॉर्थ अमेरिका, पूरे नॉर्थ अमेरिका के जो नेटिव हैं दे आर कॉल्ड द रेड इंडियंस, ब्राउन कॉम्प्लेक्शन पीपल जो हैं, जिनको कोलंबस ने गलती से इंडिया के लोग समझ लिया था। तो हम आप समझ सकते हैं सालों बाद जो वहीं के रहने वाले लोग हैं इनको रिकॉग्निशन मिल रही है, और वो रिकॉग्निशन भी कौन कर रहे हैं, रिकॉग्नाइज भी कौन कर रहे हैं, वो लोग कर रहे हैं जो बेसिकली उन्हीं के एक्सप्लॉइटर्स हैं, जिन्होंने शोषित किया है इन ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स को। क्लियर है? 17th सेंचुरी के आसपास जो, अब देखो कहानी यहाँ पे पीछे चल रही है, बेसिकली कहानी हम फ्लैशबैक में धीरे धीरे की तरफ जा रहे हैं, और फ्लैशबैक से फिर अब चूंकि जैसा बुक में दिया गया है वही ऑर्डर मैंने आपको समझाने के लिए भी फॉलो किया है। क्लियर है? तो 17th सेंचुरी में आपके जो यूरोपियन ट्रेडर्स हैं ये नॉर्थ कोस्ट पे अमेरिका के नॉर्थ कोस्ट की तरफ आए, है ना, नॉर्दर्न कोस्ट पे अटलांटिक ओशन को क्रॉस करते हुए लोग वहां पे आएंगे। क्लियर है? 2 महीने की बहुत कठिन समुद्री यात्राएं पार करके जब ये लोग वहां पर पहुंचेंगे, है ना, तो इन्होंने पाया कि वहां पे जो पहले से रहने वाले लोग हैं, नेटिव अमेरिकन्स हैं, दे वर वेरी फ्रेंडली एंड वेलकमिंग, है ना। 2 महीने की थकान के बाद इन्होंने एक्सपेक्टेशन नहीं किया था कि इनका बाकायदा वार्म वेलकम होने वाला है, और इनको जो रिसीव करने वाले लोग हैं बहुत ही सिंपल हार्टेड लोग हैं, है ना।
तो यहाँ नेटिव अमेरिकन के साथ में जब इनकी मुलाकात हुई तो बहुत आराम महसूस हुआ इनको। दे वर वेरी रिलीव्ड टू फाइंड द नेटिव पीपल, बहुत आराम महसूस हुआ। अदरवाइज अप्रीहेंशंस ये थे, मे बी उनको वॉर फाइट करने पड़ सकते थे, यहाँ पे उनको बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स फेस करने पड़ सकते थे। तो 2 महीने की यात्रा के बाद थका हुआ जो व्यक्ति है, जो ग्रुप है ना, अगर उसको अचानक से युद्ध की स्थिति में डाल दिया जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसके लिए फाइट करना। यहाँ देखो बड़ा आराम महसूस हुआ, लेकिन कृतज्ञता कुछ भी नहीं है। कृतज्ञता क्या है आप देख रहे हैं, ग्रेटिट्यूड क्या है, जो लोग इनका वेलकम कर रहे हैं उन्हीं को मार्जिनलाइज कर दिया और वो लोग आज अमेरिकन नहीं जाने जाते हैं। आज जब आप अमेरिकन को देखते हो तो आपके दिमाग में वही गोरा चेहरा आ जाता है और यूरोपियन से बेसिकली हम अमेरिकन मान के बैठे हुए हैं। बट हाँ, आप कह दो कि उन्होंने मान लिया उस क्षेत्र को। आज के डेट में पूरा पैट्रियोटिज्म है, देशभक्ति है उस क्षेत्र के लिए। वास्तविकता में तो जो लोग हैं वहां के, जो और उनसे भी बहुत पहले आए हैं ना, वो तो डिजर्व करते हैं उस जगह की देशभक्ति और ज्यादा उन लोगों की तुलना में जो बहुत बाद में आए ना। चलो उसके बाद दक्षिण की तरफ बात करोगे, कहां पर, लगभग मिसिसिपी रिवर का जो इलाका है आपका, है ना। मैं कनाडा से दक्षिण की तरफ की बात कर रहा हूं क्योंकि कनाडा से हमने अपनी कहानी शुरू करी थी। क्लियर। तो साउथ की तरफ, आगे साउथ की तरफ जब आप आएंगे मिसिसिपी रिवर के आसपास, तो यहां पर फ्रेंच लोग आके बस गए, है ना। देखो यूरोप की बात कर रहे हैं तो यूरोप में मतलब ये नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर कंट्री से आके मिक्स में आ रहे हैं लोग, है ना। कुछ लोग आगे एक पर्टिकुलर जगह पर अपना सेटलमेंट स्थापित कर रहे हैं। तो ब्रिटिशर्स आ रहे हैं, फ्रेंच आ रहे हैं, जर्मन आ रहे हैं। क्लियर है। तो इस तरीके से अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज जो आ रही हैं। तो फ्रेंच लोग जो है इन्होंने साउथ की तरफ अपना जो है वो एक्सटेंशन किया या साउथ की तरफ आके बसे, मिसिसिपी रिवर के दक्षिण की तरफ आके बसे और उन्होंने देखा कि यहां पे भी कुछ ट्राइबल्स रह रहे हैं और इन ट्राइबल्स के साथ में इन्होंने जो कुछ भी वो इकट्ठा करके रखते थे उनको ही एक्सचेंज करना शुरू किया। ध्यान रखो। क्लियर है। फूड आइटम्स वगैरह को और तमाम जो भी चीजें यूनिक होती थी वो उनको उनके साथ में एक्सचेंज किया। क्लियर है। तो जो लोकल ट्राइब्स हैं, लोकल ट्राइब बिल्कुल भी हेसिटेट नहीं हो रहे थे इन चीजों को एक्सचेंज करने के दौरान, बिल्कुल भी हेसिटेट नहीं हो रहे थे। बाकायदा एक ओपननेस के साथ में, एक होल हार्टेडनेस के साथ में, खुले दिल के साथ में अपनी चीजों को यूरोपियंस के साथ में आसानी से जो है वो शेयर कर दे रहे थे। ध्यान देना। क्लियर है। In exchange for local products, the European gave the natives blanket. अब यूरोपियंस लोग क्या लेके आए थे अपने साथ, जो कुछ भी बेसिक चीजें लेके आए थे वही उन्होंने, भाई अब हमें जो भी दे रहे हैं तो हम इनको भी कुछ दें, तो तब तो ट्रेड का जो मामला है वो सेटल हो। भाई ट्रेड में आदान प्रदान होता है, एक्सचेंजेस होते हैं। अब हम खाली लेंगे ही तो कैसे चलेगा, ऐसे में तो फिर ट्रेड रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं होंगे। अभी तो लोकल लोगों के साथ में एक वो व्यापार वाली स्थिति बनानी है ना। जाते ही तो आप युद्ध नहीं कर सकते कि सामने वाला वेलकम कर रहा है आपको और आप तलवार निकाल लें और उसकी गर्दन काट दें। तो पहले समझ लो थोड़ा सा, और लोकल लोगों से मिलेंगे तो लोकेलिटी के बारे में पता चलेगा, रिसोर्सेज के बारे में पता चलेगा, तब जाके फिर अगर यहाँ पे थोड़ा एक्सपांशन या जो भी है अपना एडमिनिस्ट्रेशन एस्टैब्लिश करना है वो ईजी हो जाएगा। अदरवाइज पहले ही कर दिया तो भाई लोकल लोगों के कांटेक्ट में आ नहीं पाएंगे और एरिया के बारे में अननेसेसरी टाइम वेस्ट करना पड़ेगा ना एक्सप्लोर होने में हमें, मतलब एक्सप्लोर करने में हमें। तो अब वहां से परिचित होने में और ज्यादा आपको डिले लगाना पड़ेगा। तो नेटिव लोगों के साथ में इन्होंने जो भी उनके पास था कि भाई ब्लैंकेट्स वगैरह ले लो, आयरन वेसल्स, लोहे वगैरह के बर्तन वगैरह जो भी बनाए थे, है ना, तो ये बहुत आसानी से एक्सचेंज कर लिया इन लोगों ने। इसके अलावा इन लोगों को बंदूकें वगैरह दी। अब ये बंदूकें इनके लिए काफी फायदेमंद की हो गई और ट्राइबल्स ने तो इनको बड़ा वेलकम भी किया। ध्यान रखना, ये जो बंदूकें वगैरह दे रहे हैं फ्रेंच लोग इसको बहुत अच्छे से यूज किया उन लोगों ने, क्योंकि ये इनके लिए एक तरीके से नया था और शिकार वगैरह की एक्टिविटीज में बहुत हेल्पफुल हो रहा था ये बंदूक वगैरह। और इनके जो बोज और एरोज थे जो ट्रेडिशनली इस्तेमाल होते थे एनिमल्स के लिए, है ना, उससे कहीं ज्यादा बस बंदूक का इस्तेमाल करो, शूट करो और हंटिंग की एक्टिविटी आपकी और ज्यादा इजी हो गई। इसके अलावा अल्कोहल भी दिया, है ना, जो नया था। अभी ट्राइबल लोग अल्कोहल वगैरह को कंज्यूम नहीं करते थे, तो जाके ही बढ़िया फर्स्ट क्लास मदिरा पिला दी, है ना, शराब पिला दी, अल्कोहल का कंजम्पशन करवा दिया, है ना।
इसके पहले इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल नहीं पता था, और धीरे धीरे जब ये पीने लग गए तो मज़ा आने लगा इनको, है ना, थोड़ा सा अच्छा लगा, है ना, थोड़ा सा प्लेजर फील किया इन लोगों ने, थोड़ा सा आनंद आया उन्हें, और जब आनंद आया तो इस तरीके से धीरे धीरे क्या हुआ वो एडिक्ट होते चले गए, है ना, ये एडिक्शन हो गया उन लोगों को। धीरे धीरे द ट्राइबल्स और द लोकल पीपल दे बिकेम एडिक्टेड टू इट, है ना। और यूरोपियंस यही तो चाहते थे कि किसी न किसी चीज़ के लिए मांग शुरू कर दे, डिमांड शुरू कर दे, कोई ना कोई ऐसी चीज़ जो इनको एडिक्ट करे वही दो। और धीरे धीरे कभी कभार कंडीशन ऐसी आएगी जब एडिक्टेड हो जाएंगे तो फिर हमारी शर्तों पे ट्रेड करेंगे ना। हाँ, तो यही हुआ। तो विच सूटेड द यूरोपियंस को यही तो चाह रहे थे, क्योंकि इसकी वजह से क्या होगा, बिकॉज इट इनेबल्ड देम टू डिक्टेट टर्म्स ऑफ ट्रेड। अब भैया महीनों 2 महीनों और 6 महीना पिला दी अच्छे से, और उसके बाद अब अंदर से क्रेविंग होने लग गई वो, है ना। तो जब क्रेविंग होने लगी कि भाई वो शराब ले आओ, वो लिक्विड लेके आओ जो हम पीते हैं और बहुत आनंद महसूस होता है हमें, जो प्लेजर फील होता है ना, तब वो खाने पीने का आपको अंदर से जो है एक इंटेंस जो है वो आने लग गया। और इसके वजह से अब यूरोपियंस कहेंगे कि भाई ऐसा है कि अगर आपको चाहिए तो हमको ये चाहिए, आपको हम वो प्रोवाइड तो कर देंगे लेकिन हमें जो चाहिए वो आप दो। तो इस तरीके से व्यापार की शर्तों को उन्होंने अपने हिसाब से डिक्टेट करना शुरू कर दिया। किन लोगों ने, यूरोपियंस ने। किसके साथ, ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स के साथ में या नेटिव लोगों के साथ में। क्लियर है। हालांकि यूरोपियंस को भी थोड़ा बहुत चस्का लगाया इन नेटिव लोगों ने, बट इनका थोड़ा सा कम उतना वो था। यूरोपियंस का तगड़ा वाला था, अल्कोहल ही था। अब अल्कोहल तो बड़े लेवल में आनंद देगा, ये तंबाकू का नशा लगाए यूरोपियंस को। यूरोपियन लोगों ने तंबाकू खाना शुरू किया, उनको भी अच्छा लगा। क्लियर है। हालांकि ये एडिक्शन जो है वो इतना भी वो नहीं है, ठीक है ना, कि मतलब अब आपको जो क्रेविंग होगी तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप फिर भी अपना कंट्रोल उतना बुरा नहीं खोएंगे। लेकिन अल्कोहल में तो सिचुएशन ऐसी हो जाती है ना कि अगर आपको वो नहीं मिला तो फिर तो भाई बहुत बुरी कंडीशन हो जाएगी। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके अगली जितने भी पूरा आपको नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा है इसमें यूरोपियन सेटल होना शुरू करेंगे। अगली कुछ कॉलोनीज के बारे में बात कर रहे हैं जो बसने वाली हैं धीरे धीरे यूरोपियन इमिग्रेशन के बाद। तो जैसे क्यूबिक की बात कर ले हम, ठीक है, तो कनाडा का बहुत इंपॉर्टेंट शहर हो गया, ठीक है। तो 1497 में जॉन कैबर्ट जो है ये न्यू फाउंडलैंड में पहुंचेगा। न्यू फाउंडलैंड एक छोटा सा आइलैंड एरिया है, आप देखोगे यहाँ पे। और जब न्यू फाउंडलैंड में पहुंचा तो वहां से जो भी अपने सेटलमेंट एस्टैब्लिश करने थे वहां तक किए, उसके बाद आगे सेल नहीं किया उसने। 1534 में कई सालों बाद आप देख रहे हो, ठीक है ना, लगभग 37 ईयर्स बाद, ठीक है, हाँ 37 मतलब अराउंड 37 ईयर्स। तो 37 ईयर बाद आप देखो कि जो कार्टियर है, तो कार्टियर जो है ये ट्रैवल करेगा और कहां पर, सेंट लॉरेंस के किनारे किनारे तट पे आना मतलब आएगा और सेंट लॉरेंस के आसपास कुछ नेटिव लोगों से मिलेगा। क्लियर है। और उसके बाद अब यहां आप कह सकते हो कि कनाडा का जो कॉलोनाइजेशन है, ठीक है, वो शुरू होगा। क्लियर है। 1608 में फ्रेंच लोगों ने यहां पर अपनी कॉलोनी ही एस्टैब्लिश कर दी। तो 1600 ये धीरे धीरे फ्रेंच लोग यहां पर आएंगे, इनका इंटरैक्शन होगा, एनकाउंटर हो रहा है किनका, नेटिव लोगों का यूरोपियन के साथ या यूरोपियन का नेटिव लोगों के साथ में। तो नेटिव लोग धीरे धीरे करके यूरोपियंस के कांटेक्ट में आ रहे हैं और फाइनली 1608 17वीं शताब्दी के शुरुआत में आप कह सकते हो कि जो आपका कनाडा का रीजन है वो फ्रेंच ऑक्यूपेशन में चला गया और बड़े लेवल पर आपके कनाडा में फिर बाकी की कॉलोनीज आ जाएंगी। पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया था कनाडा, बेसिकली कनाडा का मतलब क्या होता है, कैनेटा, KANATA। तो ये कनाडा जो होता है वो उसका ओरिजिन आया है कैनेटा से, जिसका मतलब ही होता है विलेज। क्लियर है। तो ये बेसिकली एक नेटिव लैंग्वेज से ही निकला हुआ है, नेटिव लोकल या कह दूं एबोरिजिन जो है, या मैं कह दूं जो यहाँ के इंडिजिनस है, इनकी लैंग्वेज से ही निकला हुआ शब्द है ना, जिसको बाद में इन्होंने सुना था और फिर यही कंटिन्यू करते चले गए, उन्होंने उसी शब्द को इस्तेमाल किया और आज भी कनाडा ही कहलाता है वो। क्लियर है। तो कनाडा का फ्रेंच ऑक्यूपेशन हुआ, ज्यादातर टेरिटरीज कनाडा की फ्रेंच के पास में रहेंगी। अब ब्रिटिशर्स का इनके साथ में क्लैश होने वाला है, देखो, है ना।
क्योंकि ब्रिटिशर्स जो है वो अमेरिकन कॉलोनीज को पकड़ लेंगे और बाद में जब अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होगा ना तो फ्रेंच लोग हेल्प करेंगे अमेरिकन की ब्रिटिशर्स से आज़ाद होने में, क्योंकि फ्रेंच नहीं चाहते थे कि इस एरिया में ब्रिटिशर्स रहें। अमेरिकन यानी यहाँ के जो लोग यूरोप के आके बस गए उनको हेल्प करी कि यार तुम अपने पेरेंट नेशन से आज़ादी स्थापित करो। यही रीज़न है आगे जाके फ्रांस और ब्रिटेन कई सालों तक झगड़े में रहेंगे। चलो तो इस तरीके से आपका कनाडा कॉलोनाइज हुआ धीरे धीरे, क्योंकि फ्रेंच आके रह गए और फ्रेंच के साथ में फिर दूसरे आके रहेंगे, बट मेजॉरिटी एरिया कनाडा का आपका फ्रेंच ऑक्यूपेशन में रहेगा। क्लियर है। और धीरे धीरे इन्होंने नेटिव्स को डिस्प्लेस कर दिया, यहां से दूसरे एरियाज में चले गए। अमेरिकन कॉलोनीज की बात करो अगर, तो अमेरिका 1498 में कोलंबस खोज के चला गया, लेकिन उसने जो कहा वो उसको तो पता ही नहीं था कि है क्या ये। अमेरिका तो उस समय था ही नहीं सीन में। उसने कहा इंडिया है ये। 1507 में एक ट्रैवलर है जिसका नाम है अमेरिगो डी वेस्पुकी। अमेरिगो डी वेस्पुकी जो है, इन्होंने जब इस जगह पर यात्रा की तो यात्रा करने के बाद अपने ट्रैवल्स के जो एनालिसिस थे अपने ट्रैवल्स को पब्लिश करा। जो पब्लिश किया तो उसके बाद लोगों को पता चला कि अरे भाई साहब अभी तो कोलंबस बेवकूफ बना रहे थे, ये तो वास्तविकता में अमेरिका है, मतलब ये दूसरा एरिया है, ये इंडिया नहीं है। तो अमेरिका अमेरिगो के नाम पे बसा, यानी कि अमेरिगो जो वेस्पुकी है इसी के नाम पर उस पर्टिकुलर एरिया का नाम रख दिया गया अमेरिका। क्लियर है। और धीरे धीरे फिर आपके यूनाइटेड किंगडम जो है, यहाँ के बहुत सारे शिप्स, बहुत सारे ट्रेडर्स, स्पेशली आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये अपने ऑक्यूपेशंस को यहां पर करना शुरू करेगी। और 1607 में सबसे पहली बार ब्रिटिश जो है ये अपनी पहली कॉलोनी फाउंड करेंगे यहां पे, वर्जीनिया ईस्टर्न कोस्ट पे बनेगी। ठीक है, तो ईस्टर्न कोस्ट पे आपकी एक कॉलोनी स्थापित हुई, या मैं कहूं कि एक क्षेत्र स्थापित हुआ ब्रिटिशर्स का। और 1620 में आके ब्रिटिशर्स ने यहां पर प्लायमाउथ मैसाचुसेट्स में जो है प्लायमाउथ कॉलोनी, और ऐसे करके 13 कॉलोनीज स्थापित होंगी यहां पे, 13 कॉलोनीज स्थापित होंगी, जिन 13 कॉलोनीज में मिक्स लोग रह रहे हैं। ध्यान रखिएगा, ज्यादातर पॉपुलेशन जो है ब्रिटिशर्स की है, फ्रेंच भी कुछ लोग हैं और तमाम अलग अलग कंट्रीज के, यूरोपियन कंट्रीज के लोग हैं, जर्मन भी हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो ब्रिटिश लोगों की थी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे वो लोग थे जो ब्रिटिश माहौल से परेशान थे। यूरोप में जो ब्रिटिशर्स का एटमॉस्फेयर था, जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस था, उससे बहुत ज्यादा परेशान थे और वो चाह रहे थे कि अब हमें एक ऐसी जगह मिले रहने के लिए जहां हम थोड़ा इंडिपेंडेंस के साथ रह लें, जहां हम आजादी के साथ रह लें, जहां हमें ना रिलीजियस परसिक्यूशन फेस करना पड़े, जहां ना हमें वो एक होता है ना बंदिश वाला माहौल ना फेस करना पड़े। तो इस तरह से अमेरिका का कॉलोनाइजेशन हुआ और बहुत सालों बाद जब ये 13 कॉलोनीज डेवलप हो गई तो फिर इन 13 कॉलोनीज ने अब अपने आप को यहाँ का नेटिव मानना शुरू कर दिया। इन्हें कहा भाई हमारा ही एरिया है ये, हम लोग यहाँ पर आके बसे, हमने ट्रेड किया, हमने जमीनें अपने हाथ में ली और इन जमीनों में खेती करी, प्लांटेशंस लगाए, इंडस्ट्रीज बनाई, तो अब ये हमारा मालिकाना हक हो गया है। ब्रिटेन को टैक्स लेने का कोई राइट नहीं है, टैक्स अगर लो तो हमारा रिप्रेजेंटेशन करो, हम जब रिप्रेजेंट करेंगे तभी आपको टैक्स देंगे। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर मेहनत करें और हमारी मेहनत का एक हिस्सा आप टैक्स के तौर पर लेके जाओ। अब ब्रिटिशर्स के साथ में टसल हुआ, ब्रिटेन के राजा को मंजूर नहीं हुआ कि यहीं से लोग गए और अब हमारे लिए जो है वो हमको राजा नहीं मान रहे, हमारी अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे हैं। तो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू हो गया। और क्या, पहले ब्रिटेन ने टाइट करना शुरू किया, जब टाइट करना शुरू किया तो इन्होंने कहा अरे ऐसे थोड़ी होता है और हम भी लड़ेंगे भाई। तो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ, ये 13 कॉलोनी फ्री हो गई और ये 13 कॉलोनी मिलके अपने आप को चूंकि स्टेट मानते थे 13 के 13, तो इन्होंने मिलके क्या बना दिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एग्जिस्टेंस इस तरीके से हो गया। आगे अभी और बहुत ऑस्ट्रेलिया और तमाम सब कुछ पड़ा हुआ है, उसको भी देखेंगे। फिलहाल ये वीडियो जो है वो यूरोपियन एनकाउंटर्स की बात कर रहा था कि हाउ यूरोपियंस एनकाउंटर्ड विद द नेटिव अमेरिकन्स एंड हाउ दे चेंज देयर लाइफ। तो हाउ दे डिस्प्लेस देम, कैसे डिस्प्लेस किया, पूरा चैप्टर जो है डिस्प्लेसमेंट के ऊपर है, बहुत डीप में। आपको अमेरिकन रेवोल्यूशन, ये सब अमेरिकन इंडिपेंडेंस वॉर नहीं पढ़ना है, वो कभी अलग चैप्टर होगा तो उसमें डिस्कशन करेंगे। लेकिन यहाँ जो चैप्टर के ऊपर थीम है, जो आपकी जो जितना सिलेबस में है उसके आसपास का थोड़ा एक्स्ट्रा, बस ज्यादा से ज्यादा इतना ही डिस्कस करना है हमें, इसीलिए मैंने वहां तक ही रेस्ट्रिक्ट रखा अपनी कहानी को। चलिए, तो सारे आपके जो वीडियोस हैं
क्लास 11th के वीडियोस दे आर अबाउट टू कंप्लीट। लगभग हम अपने चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं और सारे वीडियोस जो है वो आपके वेबसाइट में प्रॉपर अरेंज है। यूट्यूब के थ्रू तो आपको मिल ही जाते हैं बहुत आसानी से, बट फिर भी वहाँ पे चूंकि बल्क में वीडियो है, इतनी सारी प्लेलिस्ट हैं, ढूंढने में थोड़ा सा मुश्किल होगा। बहुत आसान है कि मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जाओ और सर्च करो www.magnetbrains.com। जब आप इसको सर्च करेंगे इस तरीके से आप देख रहे हैं, आपको एक पेज दिखना शुरू हो जाएगा, क्लियर है, जिसमें आप देख रहे हैं क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक के छोटे छोटे टैब्स दिख रहे हैं आपको। अब चूंकि यहाँ क्लास 11th की बात कर रहे हैं तो चलो वही ले लेते हैं। क्लास 11th को जब क्लिक करोगे ना तो एक नया बॉक्स खुलेगा जिसमें बहुत सारे फैकल्टी मेंबर्स दिखेंगे अपने अपने सब्जेक्ट के साथ में, क्लियर है। तो यहाँ पे आपको स्क्रॉल करना है इसको। जब आप स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको इस तरीके से क्लास 11th हिस्ट्री मिल जाएगा। वहां पे जब क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे चैप्टर वाइज वीडियोस दिखेंगे, और चैप्टर वाइज वीडियोस का मतलब ये है कि सेक्शन से लेके, थीम से लेके, टॉपिक से लेके सब टॉपिक, सारे वीडियोस वहां पे प्रॉपर अरेंज हैं। और आप इनमें से किसी को भी जैसे ही क्लिक करोगे वैसे ही वो पर्टिकुलर टॉपिक का वीडियो प्ले होना शुरू हो जाएगा, क्लियर है। तो ये एक हमारा प्रयास है कि आपके जो प्रयास हैं वो कम से कम हो और आपकी जो प्रोडक्टिविटी हो वो बढ़े। मैग्नेट ब्रेन का जो बेसिक एम है, मैग्नेट ब्रेन का जो गोल है वो यही है कि आपकी प्रोडक्टिविटी को हम एनहांस करते चले जाएं और आपके एफर्ट्स को हम कम करते चले जाएं। कम का मतलब है कि एफर्ट्स जो है सस्टेनेबल हो, आपके अननेसेसरी टाइम वेस्ट ना हो, है ना। तो हमारे इस एफर्ट को आप भी सपोर्ट करें, वीडियोस को लाइक करें जब देखें तो, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपकी तरह के जो और भी ज़रूरतमंद बच्चे हैं या जिन्हें चाहिए अच्छा कंटेंट, उन तक भी ये चीज़ पहुंच सके। सो स्टे ट्यून्ड विद मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू।